आपने सब कुछ त्याग दिया राजस्थान की जनता के लिए, समर्पित है। मेरा राजनीति में रुचि पहले से थी नहीं कि मैं आध्यात्मिक में रुचि रखता था, तो मेरा जीवन अलग था। तो हमारे एक मिलने वाले थे, एसपी साहब थे। उन्होंने कहा तेरी हाइट बॉडी अच्छी है, तेरा शरीर अच्छा है, इसलिए तुझे मैं पुलिस में भर्ती करवा दूं। और पुलिस में वो मुझे मेरे बाहर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इसको पुलिस में भर्ती कर देते हैं। मेरे पास एक लेकर जो चड्डी पहनने की थी उसके भी 3 कारियां लगी हुई थी। वो समय मेरा अलग था। टाइम ऐसी आएगी कि उसको राजस्थान का डीजी भी सैल्यूट मारेगा, ये उन्होंने पहले कहा। जब मेरा कोई भविष्य भी नहीं था उसमें और मैं एक मंदिर का पुजारी था, डीजी जब सैल्यूट मारेगा पेंशन आएगी। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि समय ऐसा आएगा कि उसको मुंडारा से उठा कर ले जाएंगे और दिल्ली में राज करेगा। एक खूबसूरत सुबह है, खूबसूरत दिन है, हमारे साथ भक्ति में विभोर, जी हाँ, भगवान की भक्ति में विभोर राजस्थान के एक ऐसे नेता है जो अपने आप को भगवान में समर्पित कर चुके हैं और अब भगवान की भक्ति के साथ साथ राजस्थान की जनता के लिए समर्पित हैं। कोटाराम जी देवासी। तो नमस्कार मंत्री जी, कैसे आपको हैं भी? आप? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले आपसे मंत्री जी हम ये जानेंगे कि आप व्यक्तिगत बचपने से कहाँ से आप जन्मे हैं और आपकी शुरुआती पाठशाला आपने कहाँ से करी, कौन गुरुजन है जो आज आपको याद आते हैं और कौन आपको आज तक संबल प्रदान करता रहा कि एक दिन देश के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बेहतरीन कुछ काम करना है और अपना राज्य का नाम आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म पाली जिले में बाली तहसील का मुंडारा गांव, जहाँ मेरा जन्म स्थान है जी। और बचपन से लगाकर मैं एक पशुपालक परिवार में मेरा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने और मेरे गार्जियन थे, मेरे नानोसा थे जी, मेरे दादाजी थे जी, जिनकी प्रेरणा से मैं उनके साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होकर के पढ़ाई में लगा और आप सबका सहयोग रहा जी, कि उनकी प्रेरणा रही कि हमेशा आज का युग एक अलग युग है जी, उसमें पशुपालक के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। जी, ये उन्होंने मुझे शिक्षा दी और शिक्षा भी दी और संस्कार भी दिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जिनकी प्रेरणा से मैं आज उनकी प्रेरणा से बड़ा हुआ, उनके चरणों में बड़ा हुआ और मुझे जो संस्कार दिए गए धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जो उनके संस्कार मुझे मिले, आज मैं समझता हूँ मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे पशुपालक के बारे में भी, पशुधन के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी और जीवन जीने की जो कला है वो भी उन्होंने इसे दी जी। और आज शिक्षा के क्षेत्र में जब मुझे अंगुली पकड़ करके जब मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे नानो साहब मुझे स्कूल छोड़ने आते थे तो वो समय भी अलग था मेरा बचपन जी। जिस बचपन के अंदर मेरा एक जीवन ही अलग था। तो जिस तरह से मुझे हमेशा रास्ते में उंगली पकड़ के चल के लेके जाते थे तब भी मुझे कहीं ना कहीं बात कुछ न कुछ नहीं बताते थे कि आपको जीवन ऐसा होता है, जीवन के अंदर ये होता है, जीवन के अंदर मतलब कई तरह की आध्यात्मिक चीजें भी हमें बताते थे। और आध्यात्मिकता के बाद में धीरे धीरे मेरे को एक उन्होंने इस तरह का कल्चर सिखा दिया था कि शाम होते ही तुझे मंदिर आना है और मंदिर दर्शन करके जाना है। तो जैसे मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी मैं वहां से सीधा मेरे मंदिर चामुंडा माता जी का बहुत बड़ा पुराना मंदिर है जिसमें एक आध्यात्मिकता के हिसाब से देखने जाऊं और जिन्होंने मुझे जो मंजिल तय कराई उनको अगर देखने जाऊं तो मेरा जीवन सफल होता है कि उस मंदिर के माध्यम से मैं रोज शाम को वहां जाता और उनके सामने जाकर के बैठता, भगवान से आध्यात्मिकता के बारे में सोचता
और जीवन के बारे में भी सोचता कि आने वाले समय मुझे शिक्षा भी अच्छी मिले, जी। मुझे संस्कार भी अच्छे मिले और मेरा जीवन कुछ अच्छा रहे, जी। इसको लेकर। और उसके बाद में फिर मेरे मन में एक बहुत बड़ी बातें आई। जैसे मैं भगवान के सामने बैठता तो मुझे वो घर बार वगैरह वो ऐसा लगता था जैसे मुझे देश के बारे में सोचना चाहिए, मेरे गांव के बारे में सोचना चाहिए, मेरे भाई परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और दिनों दिन वो आगे बढ़ता गया और मुझे जिस समाज में जन्म दिया उस समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे विचार आते आते मैं जैसे ही आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज मुझे जब शिक्षा दीक्षा सब मिल गई तो उसके बाद मैंने मंदिर के अंदर जिस जगह मैं पूजा करता था उसी जगह पर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय भैरू सिंह जी शेखावत जी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, मुझे मिलते हैं और मिल करके बताते हैं कि भाई आने वाले समय में मैं यहाँ बाली से चुनाव लड़ना आया हूँ और आप मेरा सहयोग करो। तो जब बातें ये ऐसी चलने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा वो मेरा राजनीति में रुचि पहले से थी नहीं कि मैं आध्यात्मिक में रुचि रखता था, तो मेरा जीवन अलग था। तो उन्होंने कहा अगर आप राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ोगे तो आने वाले समय में समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकोगे, देश के लिए कर सकते हो, गांव के लिए कर सकते हो। इस तरह की उन्होंने सम्मानीय भैरू सिंह जी शेखावत ने मुझे महामहिम थे, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी। उसके बाद में वो कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे स्कूल में मेरी छुट्टी व स्कूल की पूरी हुई तो मैं मैट्रिक पास करके वहां से निकला था। तो तब से लगा कर मेरा एक पुलिस के अंदर भी थोड़े दिन रहने का सहयोग मिला ताकि मैं पुलिस में भी सर्विस करने के लिए मेरी इच्छा थी कि मैं कहीं न कहीं सर्विस करूं। तो मेरे मेरे से पहले जो पुजारी थे, मेरे नानों सा लगते थे, उन्होंने कहा था कि भाई तुझे अब मंदिर में रह के यही काम करना है। मैंने कहा नहीं, समय अलग है, मैंने पढ़ाई की है तो मुझे कहीं ना कहीं सर्विस में जाना जरूरी है। तो इस विचार से मेरी कोशिश ये रही कि मैं सर्विस में कहीं ना कहीं जाऊँ। तो हमारे एक मिलने वाले थे, एसपी साहब थे, उन्होंने कहा तेरी हाइट बॉडी अच्छी है, तेरा शरीर अच्छा है, इसलिए तुझे मैं पुलिस में भर्ती करवा दूं। और पुलिस में वो मुझे मेरे बात से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इसको पुलिस में भर्ती कर देते हैं। तो ठीक है कि ले जाओ। तो वो जब मेरे उस समय मेरा समय भी अलग था, मेरे पास पैंट बुशर्ट भी नहीं थे, मेरे पास एक नेकर जो चड्डी पहनने की थी उसके भी 3 कारियां लगी हुई थी। वो समय मेरा अलग था। और उस समय के बाद में जैसे मैं पुलिस की नौकरी में गया तो वहाँ भी मुझे कई लोग मिले और मिलते मिलते फिर वहाँ मेरे जो पुजारी थे उन्होंने कहा था कि मेरा ऑटो नाम से बोलते थे वो, तो उन्होंने कहा ऑटो कहाँ है, तो पुलिस में भर्ती हो गया। तो मेरे बाद आध्यात्मिक तक में बहुत पहुंचे होते। उन्होंने कहा कि तू तो कहेगा पुलिस में नौकरी करेगा, पर एक टाइम ऐसी आएगी, कि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो भी उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसी आएगी कि उसको राजस्थान का डीजी भी सैल्यूट मारेगा। ये उन्होंने पहले कहा था जब मेरा कोई भविष्य भी नहीं था उसमें और मैं एक मंदिर का पुजारी था। उन्होंने कहा था, तो मेरे मदर आए थे कि नौकरी मत छोड़ाओ पुलिस की, और उनको आगे भी पढ़ना है और भी उसकी कामना है और उसकी इच्छा है। तो बहन कहा कि भाई ऐसा है, अगर नौकरी करनी है तो मंदिर की करेगा। बिल्कुल। और एक टाइम माता जी की कृपा हुई उसके ऊपर तो राजस्थान का डीजी भी सैल्यूट मारेगा। तो मेरी मदर ने कहा कि भाई अगर वो नौकरी करेगा तो तनख्वाह आएगी, फिर वो घर आएगा तो पेंशन आएगी। तो मेरे जो नाना जी थे उनके सामने मेरे मदर ने कहा था कि भाई तनख्वाह आएगी, पेंशन आएगी। तो उन्होंने कहा था कि तू तो कह रही कि पेंशन आएगी और नौकरी आएगी और तनख्वाह आएगी, पर एक टाइम ऐसी आएगी कि मंदिर में बैठे बैठे की पेंशन मैं दूंगी। ये उन्होंने पहले बताया था। डीजी जब सैल्यूट मारेगा पेंशन आएगी। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि समय ऐसा आएगा कि उसको मुंडारा से उठा कर ले जाएंगे और दिल्ली में राज करेगा। जब मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मेरा ये होगा।
तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे गार्जियन के रूप में सम्मानीय उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत को। जी। दूसरे हमारे गार्जियन के रूप में सम्मानीय वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको, और सम्मानीय हमारे वहाँ के एमएलए है पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, ओम जी माथुर जी, जिनकी प्रेरणा से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और मुझे आगे ही नहीं बढ़ाया जी, हमेशा साथ में रह करके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का काम किया। और जब 2003 में मुझे टिकट की तैयारी हो गई जी, और सुमेरपुर से टिकट देने की तैयारी हुई कि सुमेरपुर से आपको चुनाव लड़ाएंगे जी। जब ये सुमेरपुर से चुनाव लड़ाने की बात चली तो मैं एक मंदिर का पुजारी था। मैंने विचार किया जनता मुझे रोज हाथ जोड़ती है, जनता मेरा सम्मान करती है जी। मैं इस चुनाव में क्यों जाऊं जी। ऐसे मेरा खूब सम्मान करते थे। पर मेरे मन में आया कि भाई आने वाले समय में एक बार अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो ठीक है। पर उन्होंने मेरे नाम से टिकट भी जारी कर दिया सम्मानीय भैरू सिंह जी शेखावत और वसुंधरा राजे जी ने। और जैसे ही मुझे टिकट का ऑफर आया मैंने भी यस कर दिया। फिर मंदिर जाने के बाद में मेरे विचार आया जी कि मैं जो हजारों लोग आज मेरे आस्था से जुड़े हुए हैं जी उनको ठेस पहुंचेगी, उनको ये लगेगा कि भाई हम तो इनको हाथ जोड़ते हैं, इनकी पूजा करते हैं और ये राजनीतिक क्षेत्र में गए, तो मुझे ये थोड़ा दुख हुआ। तो मैंने उसी समय कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद में स्वर्गीय हमारे बीच में आज उपराष्ट्रपति महामहिम भैरू सिंह जी शेखावत नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी जो विराजमान है जी। उन्होंने रात को मेरे को फोन किया और फोन करके कहा कि किसी ने आपको डराया है, किसी ने धमकाया है, इसलिए आप टिकट का मना कर रहे हो। हम तो टिकट दे रहे हैं आपको जी जी। लेकिन वो बात नहीं है, मेरी आस्था से जुड़े हुए लोगों की है। तो उसको लेकर के आस्था से जो जुड़े हुए लोग थे, फिर उन्होंने जैसे हमारे एरिया की जो सीटें थी जी, तो हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी सुंदा माता जी दर्शन के लिए आए थे जी। तो 2003 में जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग थे उस मेरे क्षेत्र के, उन्होंने सबने इकट्ठे होकर के कहा कि भाई हमारे यहाँ बहुत एक आवाज चल रही है कि ओटा राम जी का टिकट काटा गया। अच्छा, यूं समझ लिया लोगों ने ये समझ लिया। इसलिए अगर ओटा राम जी का टिकट आप नहीं करोगे या ओटा राम जी को सेट नहीं करोगे तो हम सब सीटें हार जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हर सीट में 30,000 35,000 है, तो कम से कम 45 सीटें प्रभावित होती है। बिल्कुल 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 सही। तो उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसी 45 सीटें अगर खराब होगी तो उससे बेहतर तो ओटा राम जी को मनाना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को वहीं से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने फोन किया जी कि ओटा राम जी आप कहाँ हो? लेकिन मैं मंदिर में हूँ। तो कहा आप सिरोही आ जाओ। मैं सिरोही आने वाला नहीं हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी और मुझे राजनीति में आना ही नहीं जी। तो क्या बात वो नहीं है, आप कैसे भी करो और एक बार आप आ करके बैठ जाओ और बैठ करके अपन बात कर लेते हैं, जो भी बात है अपने सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो कि मैं हेलीकॉप्टर छोड़ के जा रही हूँ यहाँ और मैं चार्टर प्लेन से जा रही हूँ। अच्छा, आप हेलीकॉप्टर लेके सुबह आ जाना। वाह, ये मेरे लिए हुआ। क्या? तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हेलीकॉप्टर मेरे सिरोही के अंदर छोड़ा और छोड़ करके मुझे कहा कि आप सुबह एक बार आ जाना। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तो जब नहीं आने की बात हुई तो उन्होंने रात को भैरू सिंह जी महामहिम से बात की कि भाई ओटा राम जी को लाना जरूरी है और कैसे भी करो। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, फोन करके कहा कि ओटा राम जी आप आ जाओ, जो भी है अपन बैठ के बात कर लेंगे और आपको भी कहीं न कहीं सेट करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा सुबह मैं हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से सिरोही से वापस जयपुर गया। जयपुर पूरी व्यवस्था थी, मुझे जा करके बात की। बात करके हमारे संगठन महामंत्री थे प्रकाश संजय गुप्ता जी जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री थे, उन्होंने भी इस बात को धैर्य के साथ और मेरे बड़े विश्वास के साथ, मेरा उनका भी सहयोग रहा, उनके लिए भी तहे दिल से उनका धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सबने मिल करके मुझे आज उस दिन बीजेपी कार्यालय ले गए। बीजेपी कार्यालय ले जाने के बाद में मुझे कहा कि भाई आप क्या चाहते हो बताओ आप जी। मैंने कहा मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो इस समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, मानव जीवन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे वहीं से
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने राजनाथ सिंह जी से बात की। राजनाथ सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय। जी बिल्कुल। तो उन्होंने उसी समय बात की और बात करते कहा कि हमारे ओटाराम जी है, इनको कहीं न कहीं सेट करो। तो उन्होंने कहा सेट क्या किया, अभी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना। बिल्कुल चेयरमैन बने आप, बिल्कुल। ये 2003 में जैसे मेरी नियुक्ति की और नियुक्ति करते कहा कि ये ऑर्डर की कॉपी अभी भिजवा रहा हूँ ताकि आप इनको दे दो और अथवा इनको स्वीकार कर लो। वहाँ हेलीकॉप्टर वापस मेरे को वहाँ दिल्ली में सेट भी कर दिया और सेट करने के बाद में फिर कहा कि भाई अब आप ऐसे नहीं जाओगे, अब आपको इस तरह से हम भेजेंगे कि वहाँ जितने भी पूरे मुंडारा के आसपास के कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप हेलीकॉप्टर लेके जाओगे गांव में मुंडारा जाओगे। बहुत बढ़िया, शानदार। और मुंडारा जाओगे और मुंडारा जा करके आपका जो सम्मान है जी, उसी समाज की सम्मान के तर्ज पर आपको पूरे समाज के अंदर हम एक मैसेज देंगे कि ओटाराम देवासी को हमने दिल्ली में स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना। तो फिर वही हुआ, फिर मुझे वहां से हेलीकॉप्टर से उठा के ले गए, ले जा करके मुंडारा के अंदर मैं गया तो मुंडारा में इतनी भीड़ हो गई, पूरे गांव के लोग ओटाराम जी हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। ओटाराम जी हेलीकॉप्टर, क्षेत्र के हीरो बन गए। ये हीरो बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जी। और हमारे जो, मगर देखिए यहाँ आपको रोकूंगा, देखिए पार्टी है जो एक अपने कार्यकर्ता को और कार्यकर्ता को भी हीरो बनाती है। मतलब आप समझे, मैं इस चीज को आपको ये कह रहा हूँ कि आप तो एक युवा कार्यकर्ता भी प्रॉपर नहीं थे, आप तो साधु थे, पूजा पाठी थे, और वहां से आपको छाटा, आपका चयन किया, चयन करने के बाद आपको हीरो बनाना, आपको मतलब जैसे बोलते हैं कि आपको बनाया, तराशा गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। हाँ, कंटिन्यू। मैं समझता हूँ कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जब जैसे मेरी नियुक्ति हुई, पूरे एरिया में, पूरे समाज में, जनता में ये मैसेज गया, ओटाराम जी को दिल्ली में चेयरमैन बना दिया, ओटाराम जी को दिल्ली में चेयरमैन बना दिया। और पूरा अखबार मीडिया सब लग गए और उन्होंने कहा भाई पूरा समाज जुड़ जाओ। तो सब जुड़ गए बिल्कुल। और जुड़ने के बाद में फिर तो क्या था, फिर तो हर सीट पे जाते थे ओटाराम जी, ओटाराम जी। और सब एमएलए ये कि कहते एक कार्यक्रम बनाओ, हमारे उधर एक कार्यक्रम बनाओ। ऐसे पूरा कार्यक्रम चलता रहा और 2003 में अपनी सरकार बन गई। और सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शपथ ली और शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप जाइए दिल्ली और जा करके पदभार ग्रहण करिए। तो फिर मैं गया, तो उपराष्ट्रपति भवन गया, क्योंकि हमारे नजदीकता थी सबसे ज्यादा महामहिम भैरव सिंह जी शेखावत की। इतनी बड़ी महानता थी उनकी। हमारे बाली के विधायक थे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, जो हम सब साथ साथ गए, जाकर पदभार ग्रहण किया। और पदभार ग्रहण करने के बाद में जैसे मुझे वहाँ स्वागत समारोह वगैरह, तो राजनाथ सिंह जी आए और राजनाथ सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिनके साथ में मुझे ऐसा क्या समावेश, ऐसा क्या आवरण, ऐसा क्या चमत्कार आपने किया कि पूरी भाजपा के शीर्ष के नेता आपको हीरो बनाने में जुट गए? तो ऐसी कोई क्या पार्टी की महत्वाकांक्षा, क्योंकि और भी कई जिलों में और भी कई राज्यों में इस प्रकार के जातिगत गठबंधन होते हैं, मगर उनमें से कभी किसी को हमने सुना नहीं है कि मुख्यमंत्री या फिर हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था हो रही है। मतलब ऐसा क्या रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये आपका मालूम है, मगर ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या देव, आप जो आराध्य देवता हैं उनकी कृपा थी आप पे, या फिर आपने कुछ उनको गठबंधन बताया, या फिर आपने कुछ शर्तें बताई, या फिर आपने उनको कुछ टिप्स बताए कि आप मुझे लेंगे तो परिणाम सफल हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी मानता समझता हूँ कि जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे जिस तरह से वहां से खींच के लाए थे, मंदिर से पकड़ के लाए थे। मैं संगठन की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि वहां ले जा करके मुझे जिस तरह का एक सम्मान दिया गया, और सम्मान ही नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि पूरे समाज में, 36 कौम में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो काम किया कि काम ही नहीं किया। उन्होंने मेरी जो भी बात आई वो पूरी करने की कोशिश की। मुझे जैसे दिल्ली में नियुक्ति मिली तो वह भैरव सिंह जी साहब विराज रहे थे, सम्मान्य महामहिम थे, और उनका महामहिम का इतना बड़ा आशीर्वाद था।
मैं रोज उनके घर पे ही रुकता था और रुकने की व्यवस्था मेरी थी। अच्छा। हाँ, वाह, क्या बस बात। सर्किट हाउस वगैरह नहीं जाता था, वहीं रखता था। हम्म। उनका भी इतना बड़ा स्नेह था। बिल्कुल। और स्नेह नहीं, जब मुझे 2003, 4, 5 और मैं नियुक्ति हुई, जैसे ही सेंट्रल में सरकार चेंज हो गई, जी। सरकार चेंज हो गई तो मैंने साहब से बात की, मैं साहब मेरी ये कंडीशन है, मेरे पास 3 IAS है जी। और आप अब मुझे, ये राजस्थान में 2003 में सरकार बन गई थी, तो मुझे या तो राजस्थान भेजिए, नहीं तो मैं यहाँ तो रिजाइन करने वाला हूँ। अच्छा। रिजाइन इसलिए करने वाला हूँ कि सरकार चेंज हो गई, सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की आ गई। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, जिनका एक पार्टी और पार्टी के प्रति कैसा एक लगाव था। मैं मामा जी को, उन्होंने मुझे बुला करके कहा क्या बात है, क्योंकि अब सरकार तो कांग्रेस की आ गई जी। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में मुझे ये हमेशा डर रहता है कि भैया IAS है, कहीं ऐसा नहीं हो जी। कि मैं क्या कैसे हो, कोई साइन हो जाए, कहीं गलत हो जाए। कोई नहीं होगा क्या। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने शरद पवार जी को फोन करके बुलाया उपराष्ट्रपति भवन जी मेरे लिए। अच्छा। और बुला करके कहा ये आदमी हमारे मेरे हैं और आप इनको कुछ नहीं कहोगे या नहीं हटाओगे। क्या बात। और क्या चाहिए, ये आदमी मेरे हैं। तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लिस्ट पे क्यों करें। फिर 2004 जैसे खत्म हुआ और खत्म होते 5 लगे, या 5 में सरकार इनकी थी, कांग्रेस की। तो मैं साहब के उपराष्ट्रपति भवन ही बैठा था। तो बैठे थे तो मैंने साहब को कहा साहब मैं गाड़ी आज से लेके नहीं जाऊंगा, गवर्नमेंट की जो मुझे गाड़ी मिली थी, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी लाके दी थी मुझे, एम्बेसडर कार थी जी। जो लाके दी। तो उसके बाद में मैंने कहा गाड़ी आज मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ले जाओगे। मैं क्यों, गाड़ी जब तक राजस्थान से नई नहीं मिलेगी तब तक ये गाड़ी उपराष्ट्रपति भवन पड़ी रहेगी, और जिस दिन मुझे राजस्थान से नई गाड़ी मिलेगी उस दिन ये गाड़ी मैं जमा कराना आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी से याद आया, आपको शायद याद हो या नहीं हो, कई साल पहले राजस्थान से हम लोग आए थे एक अधिवेशन को कवर करने के लिए। तो आपको शायद याद होगा, तो एक हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। तो आप जब वहीं थे और हमने आपसे गाड़ी मांगी थी और आपने आपके एक सूमो गाड़ी हमको दी थी। हाँ, सुमो थी, याद है ना आपको। जब आपने हमको एक सूमो गाड़ी दी थी, हमारी गाड़ी 3 दिन वहीं खड़ी कहीं करवाई थी आपने, और हमको सूमो देके हमको आपने जयपुर भेजा था। और वो 3 दिन बाद हमने यहाँ से वापस हमारा एक स्टाफ भेज के और सूमो आपकी खड़ी करवाई थी। आपको याद है जब मैं आपके पास, जो मैं भी बड़ा जवान था उस टाइम, आपने बड़ा हमको हाथों किया था साहब। आपने तो ये कहा था कि आपको रुकवा देता हूँ राजस्थान हाउस में, आपने कहा था। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। हाँ जी बताइए। तो कहने का मतलब ये था कि जब मैंने वो गाड़ी की बात की, तो गाड़ी की बात करते ही साहब ने कहा कि क्या करना क्या है, क्योंकि राजस्थान में मेरी कहीं ना कहीं नियुक्ति हो जाए जी। उन्होंने उसी समय बैठे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से फोन पर बात की, और बात ही नहीं की, उन्होंने कहा कि मुझे 10-15 दिन के अंदर बोर्ड बनाकर बोर्ड की नियुक्ति वोटाराम जी की करनी है राजस्थान। अच्छा। तो गुजरात से कागज लाए, एक मालधारी सेल बना हुआ था। अच्छा। वहां से डॉक्यूमेंट्स ला करके उसके आधार पर समाज कल्याण विभाग में मुझे यहाँ पशुपालक कल्याण बोर्ड बनाया जी। और बोर्ड ही नहीं बनाया, उसका अध्यक्ष भी मेरी घोषणा कर दी। तो पहले अध्यक्ष आप ही थे। तो पहला अध्यक्ष में पशुपालक कल्याण बोर्ड का मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया जी। और नियुक्त करते फिर 6 में किया मुझे जी। 6, 7 और 8 जी। 3 साल का कार्यकाल होता है। जैसे मेरी नियुक्ति करते मेरे मन में मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो फिर मैं धन्यवाद देता हूँ उनको और वंदन भी करता हूँ उनके चरणों में, पूर्व मुख्यमंत्री जी का। मैं उनको जैसे ही मैंने बात रखी, उन्होंने कहा कि अभी मैं सब लागू कर दूंगी, आप चिंता छोड़ो, और श्रेय आपको पशुपालक कल्याण बोर्ड को दूंगी। और श्रेय मैं इसलिए करता था, आज की तारीख में उन्होंने 15 करोड़ रुपए आवासीय विद्यालय बनाए 3। एक तो हरियाली में बनाया, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाया, एक कोटा झालावाड़ में। ऐसे करके 15 करोड़ में 3 आवासीय विद्यालय। की बात है ये 2006-07 की। 3 आवासीय विद्यालय बनाए, और 3 आवासीय विद्यालय बनाते ही उसका शिलान्यास मेरे से करवाना, उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए करना, और वो मुझे इतना बड़ा काम दे दिया। क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि यहाँ से जो माइग्रेट होने वाले जो परिवार है,
जो राजस्थान छोड़ के एमपी में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, जी। गुजरात जाते हैं, जी तो उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। तो उनके लिए मैंने ये व्यवस्था बनाई थी कि आने वाले समय में ये बच्चे पढ़ सके जी। और शिक्षा से जुड़ सके। तो हमेशा यही रहता था, ये पशुपालक है, पशुपालकों के परिवार है, जी। इनके लिए मन में इच्छा थी। तो वो इच्छा उन्होंने पूरी की, और पूरी क्या की, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने उसका एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, तो जब एडमिशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप कराइए एडमिशन सब बच्चों का। तो उस दिन से मैंने एडमिशन कराने चालू किए। अच्छा। तो उन्होंने कहा अभी शिलान्यास भी होना और वह व्यवस्था कैसे, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कैनपुरा आवासीय विद्यालय है, उसमें 120 बच्चों का एडमिशन कर दिया। और झालावाड़ में भी कर दिया, कोटा में भी कर दिया, और सब जगह जाओ, जहाँ जहाँ स्कूलें बनी, झालावाड़ में थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में थी, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करवा दी। 120 बच्चे आज से पढ़ने चालू, बिल्डिंग 3 साल लगेंगे। मुझे आज गर्व है उस बिल्डिंग के माध्यम से, आज पूरे राजस्थान में ऐसे ऐसे अभी 2004-05 से लगाकर अभी तक 25 तक कम से कम 10 विद्यालय पूरे राजस्थान में। अच्छा। आवासीय विद्यालय जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और सब माइग्रेशन करने वाले, जो माइग्रेट होने वाले परिवार, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। 10-12 स्कूल अभी भी हाल में आप बता रहे हैं चल रहे हैं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। आज तो सब क्षेत्र में सब जगह है, नहीं, अलग अलग एरिया में है। जैसे जालोर सिरोही में अलग है, पाली में अलग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, बाड़मेर में है। ये मेरे को जैसे ही मतलब राजनीति में लाने के बाद में सरकार ने मेरे लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश की, और आज भी साथ में मिलकर अभी इसी बजट में 4 आवासीय विद्यालय और दे दिए। अच्छा। पहले सब बड़े हुए थे, और 4 अभी इसी भजन लाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हमेशा सम्मान करते थे, उसी तरह से आज वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी, उनका भी बहुत बड़ा सम्मान। फिर तो दर्शकों, 36 कौमों के लिए आह्वान है कि कोई भी काम अगर सामाजिक अटक रहा है तो आप कोटाराम जी के पास आ जाएं, क्योंकि सरकारें इनकी सुन रही है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, पूरी बात सुन रही है जी। एक एक बात पर हमेशा गौर होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक माइग्रेशन होने के साथ साथ जिस तरह से एक टोंक जिले में ऊंट की बलि दी जाती थी जी पहले जी, और ऊंट की बलि दी जाती थी, तो मेरे मन में ये आया कि ऊंट की बलि बंद होनी चाहिए। अच्छा। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि क्या है, लेकिन मेरे मन में ये ऊंट की जो बलि दी जाती है, इसको अपन को बंद करवाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बुला करके कहा क्या है, तो वहाँ जो भी कोई ऐसा सिस्टम था कि भाई ऊंट की बलि दी जाएगी, ऐसा होगा, तो मैं उसी समय मैडम ने ऑर्डर निकाला था जी, और ऑर्डर करते कहा था कि गृह मंत्रालय इसको देखे और ये जो बलि का सिस्टम है इसको बंद कर जी जी, और बंद नहीं किया। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने के लिए अलग से प्रावधान लाया, और उसके इंश्योरेंस के लिए जो ऊंट रखेगा उसको 10,000 रुपये हम देंगे। अच्छा, ये उस टाइम से हुआ है? उस टाइम तो वैसा एक प्रावधान भी बनाया। आज राज्य पशु भी घोषित हुआ, उसके बाद में ऊंटों के लिए 10,000 रुपये चालू किए। अब हमारी वर्तमान सरकार, हमारे भजन लाल जी ने, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी प्रेरणा से अभी 10 के 20,000 कर दिए। अच्छा, अभी कर दिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके हमेशा वो काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब इंश्योरेंस की योजना थी, तो आज दिन तक देश आजाद होने के बाद में हमारे कभी कोई इंश्योरेंस, न तो पशुपालक का इंश्योरेंस होता था, न भेड़ का इंश्योरेंस होता था, न बकरी का इंश्योरेंस होता था, न भेड़ पालक का होता था, किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमने आज दिन तक जो हमारे राजस्थान के ये 2 मुख्यमंत्री देखे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, जिनकी प्रेरणा से हमारे इंश्योरेंस का काम भी चालू हो गया जी। आज भेड़ पालक का भी इंश्योरेंस होता है जी, और उसके बाद में गोपाल क्रेडिट कार्ड की एक योजना अलग से चली जी, ताकि किसान को और पशुपालक को, जो पशुधन रखने वाला है, उनको लाख रुपया एक अलग से दिया जाए। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड, गोपाल क्रेडिट कार्ड एक अलग से है कि जिस तरह से जो पशुपालक है या किसान है जी तो जिस पशुपालक के साथ में
पशुधन रखने का जो प्रावधान है उसके लिए सरकार ने ऐसी एक योजना बनाई कि अगर पशुपालक है तो उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक इंश्योरेंस हो और उसको 1 लाख रुपए बगैर इंटरेस्ट अच्छा उसको मिले, वाह ताकि आने वाले समय में पशुपालक अपना पशुधन भी रख सके और उसके लिए चारे पानी की व्यवस्था भी कर सके। इसके लिए किया गोपाल क्रेडिट कार्ड, जो अभी वर्तमान सरकार ने ये पशुपालकों के लिए अलग से, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड होता है जी उसी तरह से पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाए ताकि उनको कहीं भटकना नहीं पड़े, उनको ये अच्छी सुविधा मिले। देखिए, आप राजनीति में आ गए, राजनीति में आपको लाडेसर बना के रखा, लाड प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। अब उससे पहले अगर आप राजनीति से पहले की बात करें तो घर का बताइए, आपके घर में कितने भाई बहन थे? क्या आपको लाड प्यार मिला बचपन में, या फिर आपके घर पे जैसे बच्चे की मरम्मत होती है या मरम्मत हुई है आपकी, ये बताएं आप तो। मैं समझता हूँ कि हम 4 भाई हैं जी और 1 बहन है। 4 भाई है और 1 बहन है। आज जिस तरह से उनका प्यार मिला है, प्रेम मिला है जी। कभी कभी छोटे थे बचपन में उष्णन भी करते थे, तो कभी न कभी पूजा भी होती थी हमारी। हाँ, मतलब सेवाएं ली आपने। अच्छा, सेवाएं किससे लिए? पिताजी से लिए, माताजी से लिए, या बड़ी बहन से लिए, या माता जी लेते थे। अच्छा, माताजी से सेवाएं लिए आप। अच्छा, साप्ताहिक रूप पे लिए या मासिक, किस तरह? नहीं, कभी कभी ऐसा होता था जैसे स्कूल जाना है तो कोई बहाना बढ़ा लेते थे कि हमारे हर सफर में और कोई ना कोई बड़ी शख्सियत हमारे साथ रहती है, मगर वो शख्सियत हमेशा अपनी संवाद में कहीं ना कहीं ये जरूर बोलती है कि हमने सेवाएं ली है बचपन में हमारी माताजी की, तो और उस माताजी की सेवाओं से ही आज ये इस लेवल पे आए हैं कि आज ये मंत्री हैं। और राजस्थान की कितनी माताओं और कितनी बहनों को ये अपने आत्मबल से उनकी सेवाएं कर रहे हैं, और सरकार की नीति रीति से बहनों और बेटियों तक अपने कई संदेश पहुंचा रहे हैं। तो उस एक माँ की सेवाओं से आज एक बेटा लायक बना है, मंत्री बना है राजस्थान सरकार में। जी, मैं समझता हूँ कि आज माता पिता की जो सेवा थी, उन्होंने जो हमारी सेवा की और हमें जो सुधारने की कोशिश की है, तो उनको तो मैं हमेशा वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी प्रेरणा और उनके संस्कार से ही हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल, ये बात में आज माता पिता मतलब हमारे भगवान वही है जी, जिनकी प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कि माता पिता नहीं होते तो मुझे कौन संस्कार देता, कौन ऐसी सेवाएं देता, कौन हमें डांटता। आज मैं माता पिता जी भी नहीं है मेरे संसार में जी, तो अब आज मैं विचार करता हूँ, कभी कभी बैठ के अकेला बैठता हूँ तो विचार करता हूँ मुझे डांटने वाले कहाँ गए। बिल्कुल, तो सम्मान करते हैं, वो आदर भी देते हैं। अगर डांटने वालों का अगर भय रहता है तो मनुष्य जीवन सफल होता है। इसलिए माता पिता की डांट जरूरी है, क्योंकि जो माता पिता की डांट दी है तो वहाँ कहीं न कुछ गलती होती है। मैं समझता हूँ हमारे माता पिता सम्मान्य है और जिस जगह वो आज विराजमान है मैं उनको वंदन करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मुझे जो संस्कार दिए और आगे भी पीढ़ी में जो संस्कार मिले। और सभी माता बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक माँ के साथ में जाकर के माँ के चरणों में बैठते थे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। देखा पर उस माँ के तो लाडले थे जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तो हमें भी जीवन में माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, माता पिता का तो सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि अगर छोटे थे तब माँ के सामने जाकर या पिताजी के सामने जाकर के एक चीज अगर सामने दिख जाती थी तो वो कहते थे जैसे बेटा ये क्या है, कि ये चाबी है, ये चाबी है। तो अपन 10 बार पूछते थे कि ये माँ क्या है, माँ ये क्या है, मम्मी क्या है। तो 10 बार ही एक ही उत्तर मिलता था, बेटा चाबी है। बिल्कुल, बेटा चाबी है। और अभी बुढ़ापे में अगर माता पिता अगर ये कहे कि बेटा कौन आया है तो क्या आपको क्या करना है, ये उनको बहुत बड़ा अखरता है। तो ऐसे शब्द उनके सामने कभी नहीं कहना चाहिए। आप आराम से उनको उत्तर दीजिए कि माता पिता जी जो भी आए हैं वो मिलने के लिए आए हैं, आपसे मिल के जाएंगे, तो उनको आदर होता है। ऐसे सम्मान माता पिता का होना चाहिए। अच्छा, बचपने की हम बात करते हैं, मतलब आप
जहाँ से जिस क्षेत्र से आप आते हैं और वहाँ की जो समस्याएं उस दौर की समस्याएं थी और आपके परिवेश पिताजी कमाने वाले थे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कहाँ बचपन में परवरिश कैसे थी, कि आप सक्षम परिवार से थे या फिर आप थोड़ा सा सक्षम या निचले तबके बोल लें अपन, आर्थिक आर्थिक तौर पे तो कैसे थे आप? मैं समझता हूँ हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी जी क्योंकि हमारे बिजनेस है, मतलब धंधा है भेड़ बकरी चराने का। जी तो मेरे पिताजी भेड़ बकरी चराते थे, जी मेरे माताजी थे, शाम को दुआरी होती थी, दूध आता था जी और उसी दूध से और हमारा परिवार चलता था। जी। वो समय अलग था हम्म जिस समय मेरा वो परिवार चलता था। हम्म तो मैं समझता हूँ कि वो समय और वो आज मैं याद करने जाऊं तो उसके बाद में तो अभी तक माता पिता के सामने बैठे बैठे जो भी किया परमात्मा ने किया, मैंने नहीं किया। जी परंतु मेरी एक इच्छा थी कि आने वाले समय में मेरे माता पिता इतने सम्मान के साथ रहे, जी मेरे भाई परिवार है इस सम्मान के साथ रहे, मेरा परिवार इस सम्मान के साथ में रहे कि भाई उनको वैसी छोटी मोटी कोई तकलीफ आएगी बिल्कुल सही, तो उसका हम साथ करेंगे। बिल्कुल सही। तो वो परिवार, वो मेरा पूरा परिवार था। वो परिवार आज भी है, पूरा परिवार एक साथ रहते हैं आप? हम एक ही परिवार है, चारों भाई, चारों बहुए, वो सब एक एक अपना अपना उनके बेटे की बहुए, पोते पोतिया, वो सब एक परिवार, जॉइंट परिवार रहता है। और वो जो भी आज पूछते हैं कौन करेगा, कि बाप जी करेंगे। अच्छा, हाँ, एक ही करेंगे बस, जो करना है वो उनके हिसाब से। परिवार के लिए आप बाप जी हैं? बस। अच्छा, परिवार के लिए बाप जी हैं और मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए आप बुआ जी हैं। तो ये बाप जी से बुआ जी का क्या किस्सा है, ये आप मुझे बताएं। मैं समझता हूँ कि जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ, जिस मंदिर की मैं सेवा पूजा करता हूँ, तो हमारे राजस्थान में मुख्य पुजारी कहते हैं कि ये हमारे राजस्थान के मुख्य पुजारी, मंदिर के मुख्य पुजारी। उसके बाद में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ जो भी चुनाव होते थे तो मुझे बुलाते थे। कैसे बुलाते थे कि बुआ जी को बुलाओ? हाँ, बुआ जी को बुलाओ। अच्छा, आप कैसे संबोधित करते? बुआ जी? मुझे बुआ जी कहते हैं। अच्छा, ये बुआ जी का क्या मतलब? मैं जानता हूं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बुआ जी का मतलब होता है मंदिर का मुख्य पुजारी, महंत। हाँ, अच्छा, गुजरात। हाँ, गुजरात में बुआ जी जो कहते हैं वो बुआ जी, मोदी जी बुआ जी बोलते थे। तो मैं समझता हूँ कि जब से उनसे परिचय होता है, आज भी मुझे जब मिलते हैं तो वो एक ही मुंह से बोलते हैं, बुआ जी कैसे हो। आज भी उनका वो बोल रहे हैं। और उनका जो सम्मान है, जब मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि वहाँ एक गुजरात में दाता सीट है, दाता जो अंबाजी का स्थान है जी है। हाँ, तो दाता सीट के जो चुनाव थे तो एक पटोल करके वहां से पटेल थे, तो उनको टिकट दिया गया जी। और टिकट दिया गया तो उन्होंने मुझे पहले बुलाया। पटेल और देवासी क्या अलग अलग है? ये भी दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। देवासी समाज भेड़ पालक होता है, पटेल समाज एग्रीकल्चर का काम, खेती का काम करते हैं। और करीब करीब मिलते जुलते परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पशुपालक है और ये भेड़ एग्रीकल्चर करने वाला, खेती करने वाला, वो भी पशुपालक है। जब उनको टिकट दिया गया तो मुझे पहले कहा गया, जिसमें रूपाला जी जो अपने सेंट्रल में मिनिस्टर है, बिल्कुल, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, रहे बिल्कुल। अमित शाह जी थे, मोदी जी थे, बिल्कुल। तो उस समय जब मुझे भी कहा कि आपको यहाँ चुनाव में रहना है, मैं चुनाव में रहा। और रहने के बाद में चुनाव, अपने वो सीट, उसका बैकग्राउंड क्या हुआ कि वो सीट जो थी, वो जो भी वहाँ का एमएलए जो जीतता है जी, वो मंदिर अंबाजी जी का ट्रस्टी बनता है। अच्छा, ऐसा सिस्टम है। हाँ हाँ। तो जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक पटेल को टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने एक मोमेडन को दे दिया। अच्छा, तो ऐसा करके जब वहाँ वो चला जनता में, तो जनता में चला कि नहीं, हम इसको ट्रस्टी नहीं बनाना चाहते। तो फिर वो पटेल हमारा जो था वो अच्छे वोटों से जीता। अच्छा, बाबू जी के मंदिर के ट्रस्टी होने के बाद तो अच्छे वोटों से जीता, क्योंकि वहाँ SC ST सीट होने के कहा, वो पहले ST और SC का एरिया बहुत बड़ा है, इस कारण से वहाँ पहले भी चुनाव जीते हुए आदमी अपने थे
जी। परंतु वो जब सीट निकली तो लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके बाद में मोदी जी का ज्यादा मिलना हो गया और उन्होंने गुजरात में भी अच्छे अच्छे काम किए। जब एक बार आवासीय विद्यालय की कोई लैंड का इशू था, जमीन वाला, तो उसमें भी मैं जैसे ही बात की तो उन्होंने कहा अभी कर देता हूँ, हाथों हाथ। अच्छा। कर दी। वाह। हाँ। और जमीन का इशू था वो भी हाथों हाथ कर दिया। मतलब कहने का मतलब आज जहाँ भी अभी तक जो भी काम हाथ में लिया तो उस काम को करीब करीब करने की कोशिश की, क्योंकि उन कामों से कहीं से भी निजी महत्वाकांक्षाएं नहीं झलकती साहब। समाज की बात रख रहे हैं और गरीबों की बात रख रहे हैं, तो फिर ऐसे में कौन शीर्ष का नेता मना करेगा? हर कोई भलाई चाहता है, हर किसी। जब आप एक ताकतवर स्थान पे पहुंच जाते हैं और आप उस स्थान पे बैठ के जो लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, तो अच्छी सोच अच्छा कर रहे हैं, तो फिर कौन मना करेगा? ताकत नहीं साहब। मैं आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो मदन जी राठौड़ है, मैंने आपको बताया था कि मुझे हेलीकॉप्टर से उठा के ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय मदन जी राठौड़ साहब की टिकट कटी थी सर? नहीं जी। उस समय जब हम सब साथ थे, मदन जी राठौड़ साहब भी मेरे साथ थे, मैं भी था, पुष्पेंद्र सिंह जी अच्छा, थे। उस टाइम अगर मदन जी राठौड़ साहब की टिकट की जगह आपको उतारा गया था, जबकि बात बता रहे ना? नहीं, मदन जी राठौड़ साहब की टिकट नहीं थी उसमें। अच्छा। उसमें ये हुआ था कि इनको एमपी का चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे हमारा बात हुई थी। बिल्कुल। हाँ, कि भाई इनको एमपी का चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये हमारी बैठ के बात। अच्छा, जैसे आपके लिए उड़ा कि देवासी जी की टिकट कट गई, वैसे ये उड़ गया कि राठौड़ साहब की टिकट कट गई। हाँ, नहीं, टिकट तो बाद में कटी। अच्छा। 2003 की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि जब मुझे बुलाया गया कि भाई आप ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो आप बताओ किसको टिकट दे। लेकिन मदन जी राठौड़ को दे दो। तो मदन जी राठौड़ को 2003 में मेरी टिकट दी और देने के बाद में आटा साटा हुआ है। हाँ, फिर उन्होंने मुझे बुला करके भी कहा कि आप टिकट तो दे रहे हैं और जीताने की गारंटी मेरी कोशिश होगी, मैं पूरी करूंगा। तो वो भी भगवान ने हमारी लाज रखी है और मदन जी जीत भी गए और जीतने के बाद में चुनाव भी जीते और मुख्य सचेतक भी बने। बिल्कुल रहे साहब। कहने का मतलब। अच्छा, वो किस्सा भी जब अपन ने इस बात को भी छेड़ा है, तो वो किस्सा भी बताएं कि मदन जी राठौड़ की टिकट कटी और आपके पुराने साथी रहे हैं, तो उस दौर में क्या थोड़ी मनमुटाव या फिर थोड़ी नाराजगी या फिर कुछ हुआ है? मदन जी राठौड़ की टिकट कभी कटी नहीं साहब। मदन जी राठौड़ मैं जो समझता हूँ कि संगठन के बारे में इनको बहुत बड़ा अनुभव है। जी है। और अनुभव नहीं, हमारे तो पाली जिले में वो 2 बार जिला अध्यक्ष रहे। तब से लगा करके मैं तो उस समय मंदिर में था, पर जब भी मंदिर में आते थे उस समय तो बताते थे कि भाई वो एक जिला अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष से आज मैं गर्व होता है कि वो जिला अध्यक्ष से डायरेक्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बात तो माननी पड़ेगी। और प्रदेश अध्यक्ष भी बड़े तो ठीक है, परंतु आज वो जिस सांसद का हम विचार कर रहे थे वो सांसद क्या राज्यसभा सांसद बन गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सांसद के लिए जो सोच रहे थे कि भाई सांसद बनेंगे, और सांसद तो क्या बना, वो तो राज्यसभा सांसद बन गए। तो अच्छा, ये भी आपकी कुछ पुरानी चर्चाएं या पुरानी कहीं हमने सुना है या पढ़ा भी है कि बचपने में आप पशुओं और कैमल, ऊंट को आप चराया करते थे, और वो कहीं आप परिवार के हित में धन अर्जित करने के लिए चराया करते थे या फिर कोई शौक था या फिर घर के ही पशुओं को चराया करते थे? मैं समझता हूँ ऊंट हमारे घर पे थे और आज भी है। ऊंट हम इसलिए रखते थे कि उस समय जब मैं पढ़ता था उस समय हमारे पास में 80 ऊंट थे, 80, ताकि उससे हमारा जो आय का स्रोत था ना उसमें उसका सहयोग हो। वो 80 ऊंट आपके थे या और? नहीं, हमारे थे, खुद के थे। 80 ऊंट थे हमारे पास में, 300 भेड़ थी। अच्छा। 200 बकरियां थी। ये सब हमारा ही था। और हमारे घर में तो फिर ये सिस्टम था कि जिस धन में बड़े हुए तो उसको चराओ, उसकी साल संभाल करो। ये हमारे वो संस्कार और शिक्षा वही दी जाती। तो हमारा तो जन्म ही उसमें हुआ है। आज भी अगर कोई ऊंट देख लो या मन हो जाता है कि ऊंट कहीं ना कहीं खड़ी है तो उसकी दूध पीने की इच्छा होती है। क्या बात है, क्या बात है। कहीं ना कहीं अगर ऊंट खड़ी है तो मन में यही होता है कि मैं ऊँटनी का दूध पीऊं। तो आज होता है, आज भी होता है। बकरी का दूध से भी इतना स्नेह रहता है कि बकरी आज वो प्राणी है जो छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बच्चे तक
वो पालने की हिम्मत रखती है। जी बकरी में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। जी। और गाय, बकरी, ऊंट, ये सब अलग इनके है। आज दिन तक जैविक दूध इनका मिलता है जी ये कहीं से मिक्सित होकर नहीं आता। जी जी। बकरी का दूध है, पान पत्ते जितने भी खाते हैं उससे बनता है। ऊंट का दूध है तो वो भी अपने पत्ते से मिलता है जी और जैविक मतलब जैसे गाय का दूध है तो वो भी जैविक होता है जी। तो ये हमारे लिए दवाई का काम करता है। जी इस यात्रा में आपसे पहले हमारे साथ यात्रा पे थे माननीय जोराराम जी कुमार, स्थान पशुपालन मिनिस्टर। हाँ और उन्होंने कई चीजें बताई कि वो ऊंट के ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि ऊँटनी के दूध का वो पैकिंग कर रहे हैं बीकानेर से। प्रोडक्ट बनाने की जी बात। जी। अच्छा, और ऊँटनी के दूध का पाउडर बना रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि वो आपके ही साथी है और ऊँट के लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऊंट के दूध की 2013-14 में जब ऊंट के कैमल प्रोजेक्ट बना हुआ, कैमल एक बहुत बड़ा एक फॉर्म है बीकानेर के अंदर, है ना? जी हाँ। बीकानेर। हाँ, तो मैं खुद गया था वहाँ। ऊँट अनुसंधान केंद्र। हाँ ऊंट उष्ट केवीके। अनुका केवीके। तो उसमें हमने ये देखा था कि आने वाले समय में ये ऊंट के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। जी। तो उसमें चॉकलेट बन रही थी, ऊंट के जो मेंगने होते हैं उससे गत्ते बन रहे थे, बिल्कुल, और वो कागज बन रहे थे। बिल्कुल। तो उसी तर्ज पर मैं समझता हूँ कि आज ऊंट के दूध का अगर पाउडर, जी कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम ऊंट का दूध तुरंत ही धोते हैं और तुरंत ही पीते हैं। हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर रुकता नहीं है। वो नहीं रुकता। हाँ बिल्कुल, वो खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे यह था सबसे बड़ा हमारा, उसमें ऊंट का दूध का एक ही होता है, हम खीर भी बनाते हैं, ऊंट के दूध की कड़ी बनाते हैं। कड़ी, हाँ कड़ी बनाते सुना है, हैं, मैंने सुना है। ऊंट के दूध की कड़ी भी अच्छा, बनाते हैं। ऊंट के दूध की जो कड़ी होती है वो टिकती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है? दिखती नहीं है। अच्छा, बनाओ और खाओ। बनाओ और खाओ। मैं 2000 शायद गलत नहीं हूँ तो 2003 या 4 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम बीकानेर के वाइस चांसलर हुआ करते थे A.K. गहलोत साहब। हाँ, A.K. गहलोत साहब के दौरान, जब वो A.K. गहलोत साहब का वहाँ कार्यकाल था, तो उस टाइम दूध, ऊँटनी के दूध के ऊपर खूब सारे शोध हो रहे थे। हाँ। और उस समय ऊँटनी के दूध से वो प्रयास कर रहे थे पनीर बनाने का। अच्छा, ऊँटनी के दूध की खीर और ऊँटनी के दूध का पनीर का। तो अब वो लोग उस टाइम A.K. गहलोत और उनकी टीम के द्वारा वो काम हुआ था, मुझे ध्यान है कि पनीर बनाया भी था। अब उसके बाद की कहानी मुझे पता नहीं, तो आपको बताएं कि क्या A.K. गहलोत साहब मेरे खास कुलपति थे, वो मेरे खास मिलने वाले थे जी। और डायनामिक। हाँ। तो अभी बीकानेर में है और कई दायित्व है उनके पास, रिटायर्ड हो गए क्या? वो रिटायर हो गए। और उस समय से लगाकर वो मेरे साथ कई बार मिलना भी होता था, मैं खुद भी उनसे मिलता रहता था, वो खुद भी पधारते रहते थे और हमेशा कुछ न कुछ बातें नई नई करने की कोशिश करते थे। मैं समझता हूँ वो अनुसंधान केंद्र है और उसमें ऊँटों के बारे में कई चीजें ऐसी जो होनी चाहिए थी, वो जिस प्रोग्रेस के साथ में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसलिए आज दिनों दिन ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है। कम होती क्या है, ऊँट आने वाले समय में सिर्फ कागजों में और तस्वीर में मिलेंगे, क्योंकि ऊँटों की संख्या मैं समझता हूँ अभी जो लाखों में थी वो लाखों से भी अंदर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक तो उसको राज्य पशु तो घोषित किया, अच्छी बात है जी, परंतु उसका जो प्रजनन है ना वो दिनों दिन कम होता गया। जी। और लोगों ने जो आय का स्रोत नहीं होने के कारण लोगों ने बेचने चालू कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग रखना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आय का स्रोत तब होता है जब उसका एक तो बछड़ा होता है, एक उसकी ऊन मिलती है जी, एक उसका दूध मिलता है जी, और एक उसका खातर जो बीज होता है वो जी। ऐसे करके जो चीज आय की स्रोत है वो कम होती गई और दिनों दिन कम होती जा रही है। बिल्कुल सही। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने अभी जो अनुसंधान इसका जो चल रहा है जी, उसके बारे में भी दिनों दिन एक मिल्क फैक्ट्री, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक उदयपुर के अंदर बहुत बड़ी एक घोषणा की थी ऊँट के दूध के लिए, कि आने वाले समय में ऊँटने का दूध है वो उसका प्रोडक्ट बना करके यहाँ रखे जाए। अनुसंधान में कई चीजें आएगी, इससे डायबिटीज ठीक होती है, शुगर का लेवल कम होता है, ऐसे करके कई चीजें सामने भी आई जी। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो चीजें सामने आई जी,
उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से, इलाज के लिए जी अगर जो चीज काम में आए जी वो बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे इनके सेंटर खोलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पशुपालक को 20 रुपए लीटर भी दूध मिल रहा है, बिल्कुल परंतु आज आने वाले समय में अगर जिस ऊँटनी का दूध आपको 400 रुपए लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये ऊँटनी का जो दूध है वो आने वाले समय मेडिसिन का काम करेगी, जी 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 दवाई का काम होगा, ये इस तरह से काम होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऊँटनी का दूध अब खैर मिलना तो बंद हो गया है, मगर जिनको मिल रहा है और जहाँ वितरण हो रहा है हमारे क्या है, हम टोले रखते हैं और टोले में जहाँ ऊँट बैठती है, एक तो उसका ऊँटनी का जो पेशाब होता है, एक तो वो, और एक ऊँटनी का दूध। जैसा भी टीबी का अगर बीमारी है उसको डेरे में सोना चालू कर दो, ऊँटनी को दूध पिलाना चालू कर दो, टीबी कैसी भी है तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बात कहाँ तक पहले हमने भी सुनी है कि पहले जो भेड़ और बकरियों के जो उजूम जो उसको क्या बोलते हैं, झुंड, रेवड़ बोलते हैं। रेवड़, हाँ। रेवड़ को आप जो रखता था, चराते थे, तो उनको अलग अलग खेत वाले बुलाने आया करते थे कि आज रात को हमारे खेत पर रुकना। हाँ, उसका कारण था हाँ। कि जिस खेत में भेड़ बकरी या ऊँट ये जिस खेत में भी बैठते थे जी तो वहाँ की उपजाऊ जमीन उपजाऊ होती थी। हाँ तो उसके लिए उनको रात तो भर इसके एवज में कुछ पैसे या फिर कुछ उसको अनाज देते थे। अच्छा खाने के लिए हाँ। जो भी भेड़ पालक थे वो अगर वहाँ बैठते तो उनको अनाज देते थे कि भाई आपको खाने के लिए, जैसे ये कौन लोग होते हैं कि जो अपन गुजरात जाते हैं मतलब रोड के माध्यम से अपन गुजरात जाते हैं तो अपने को रेवड़ मिलते हैं, तो वो क्या राजस्थान आते रहते हैं या राजस्थान से जाते हैं, क्या नहीं, उसमें दो सिस्टम है जी। राजस्थान से जितने भी माइग्रेट होते हैं वो गुजरात जाते हैं, राजस्थान से माइग्रेट होते हैं वो हरियाणा भी जाते हैं, राजस्थान से माइग्रेट होते हैं वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं। नहीं, एक बार मैंने ऐसे एक रेवड़ देखा, मैंने उसको शूट भी किया है डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो वो गुजराती थे, दोनों तीनों आदमी उनके साथ। वो बोले हम राजस्थान हर साल आते हैं, जब हमारे उधर पानी गुजरात होता है से राजस्थान कम लोग आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अमुक जो एरिया है अपने यहाँ क्या बारिश होने से पहले जो गर्मी का सीजन होता है उसमें अपने यहाँ चराने की बहुत बड़ी तकलीफ रहती है राजस्थान में, कि एक तो एग्रीकल्चर एरिया है अपना, और वहाँ गुजरात में भी एग्रीकल्चर है, पर अमुक एरिया ऐसा है कि वो पशुपालकों के लिए खुला रहता है ताकि वहाँ चराने की व्यवस्था रहती है। ये तो पशुओं के लिए, जानवरों के लिए समर्पित है आप और आपका परिवार। अब इसमें ये जो भी पशुपालन मंत्रालय जो राम जी देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि आप पुराने साथी हैं तो वो भी कोई राय मशवरा या फिर आप अपनी तरफ से कुछ उनको बताते हैं कि कुछ ऐसा कर देना चाहिए? हम बैठते हैं, साथ बैठते हैं जी, और साथ ही नहीं बैठते। अभी मैंने ऊँटों की जो पॉलिसी बनाई जी, तो पॉलिसी बनाई तो राज्य पशु तो घोषित कर दिया, परंतु उसकी पॉलिसी बनानी जरूरी थी। अभी हम 7 दिन पहले ही साथ बैठे थे दोनों, और साथ बैठ करके अधिकारियों को बुला करके उनके लिए पॉलिसी बनाई। अब उसमें हमारा क्लोज ये उसमें डाला हुआ था कि आप जिला कलेक्टर ही उसको कहीं जाने की परमिशन देगा, तो हमने उसमें चेंजिंग किया कि अपन जिला कलेक्टर को ही क्यों रखे, हम तो रख सकते हैं अपने अपने पटवारी को भी रख सकते हैं, एसडीएम को भी रख सकते हैं, ताकि उनको एक जिला कलेक्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एसडीएम या पटवारी वहां से अगर रिपोर्टिंग करेगा तो, क्योंकि पशुपालक वहां नहीं पहुंच सकता। ये बात है। तो आप अगर पशुपालन मंत्री होते अभी, तो आपका पुरजोर आज के टाइम में क्या मिशन होगा? मैं पशुपालक मंत्री होना नहीं होना एक अलग बात है, परंतु जो आज मेरे जो पशुपालन जिसके पास है कि हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के आदमी हैं, दोनों एक। पहले भी आप कर चुके हैं। मेरे पास में गोपालन डिपार्टमेंट, देवस्थान, डेयरी, ये सब मेरे पास थे। तो उस समय और हमारे बीच में आपको बता रहा हूँ कि मेरा 10 फीट का रास्ता है। जिनकी विधानसभा क्षेत्र जोराराम जी की है वो 10 फीट इधर है। अच्छा। और 10 फीट मेरी उधर है। एक नदी है बीच में। क्या बात है। और नदी के लिए भी हमने अभी प्रावधान किया था कि हम दोनों मिलकर उसका पुलिया पास कराएंगे, हमने करवा भी दिया। और 28 करोड़ रुपए उसकी सैंक्शन भी निकाल। तो मतलब ये इसी बजट में? हाँ, अगले बजट में थी। अब हम वहाँ पुलिया का चालू करेंगे दोनों। अच्छा, हम कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये पूछना भूल गए कि आपकी तालीम कहाँ तक रही, क्या पूरा
मैं उसमें मैट्रिक पास था उस समय। फिर 2 साल में पाली में और एग्जाम दिया और 12 पास की, 12वीं पास करके फिर मैंने छोड़ क्या दिया। सब्जेक्ट, क्या विषय था आपका? मेरा सब्जेक्ट था आर्ट्स था और उसमें आर्ट्स के हिसाब से मैं पढ़ाई करता। छोड़ने का क्या कारण रहा? छोड़ने का कारण मुझे कोई पारिवारिक कारण नहीं था, अच्छा। पर मेरी मजबूरी थी कुछ। नहीं, पारिवारिक कारण नहीं था तो मजबूरी ये थी कि मेरे मंदिर में रहना मेरा जरूरी हो गया था नाना जी के लिए। हाँ, नाना जी के लिए। उनकी एज हो गई थी, वो चल फिर नहीं सकते, तो उनके साथ में एक आदमी चाहिए था। तो मेरे को कहा तू नहीं रहेगा तो फिर किसको रखें, तो फिर मुझे वहां छोड़ के आना पड़ा। देवासी समाज के लिए जो आपकी एक मुहिम थी, जो आपने शुरू करी थी, आपको लगता है कि वो कहाँ तक पहुंची है या फिर कितनी कामयाब हुई? मुझे क्या हुआ कि एक बार जब मैं नींव पढ़ने गया था तो बच्चियां एक गीत गा रही थी कि कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब। ये बच्चियों आपको ने सुना के? हाँ, मुझे सुना करके बहुत खूब, बहुत खूब। उन्होंने जब वो गीत गाया था, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, वो गीत जब मुझे आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा। कि वो समय था मेरा जब वो बच्चियां गीत गा रहे थे। आज भी मैं उस गीत को कभी न कभी जहाँ भी बैठता हूँ तो उस कोई भी कार्यक्रम होता है तो बच्चों को कहता हूँ वही गाइए। कौन सा गीत है? आप एक बार गुनगुना दे उसको तो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अरे वाह। अच्छा, एक बार एक किस्सा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रात के 1-2 बजे के आसपास आपके मंदिर प्रांगण में पहुंच गए और आपने उसी दौरान एक भविष्यवाणी कर दी। अच्छा, वो भविष्यवाणी क्या थी और क्या सटीक भविष्यवाणी हुई और क्यों की गई थी उस समय, ये बताएं, और उसका बोध कहाँ से था? मैं समझता हूँ कि 3 मुख्यमंत्री जी मुंडारा माता जी आए जी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत जी, और जैसे ही वसुंधरा राजे जी हमारे जो सम्मान्य उसमें विदेश मंत्री थे सेंट्रल में, तो उनको एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुंडारा भेजा गया। जब उनकी घोषणा हुई और घोषणा होते ही रात को किरण महेश्वरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी रात को 2 बजे मुंडारा आए, जिसमें हमारे साक्षी है पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जो बाली से हमारे विधायक, ऊर्जा मंत्री जी भी हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री। हम रात को 2 बजे भी उनका इंतजार कर रहे थे और 2 बजे जैसे मंदिर आए, मंदिर आते हम बैठे, माता जी के सामने ही बैठे थे। अच्छा। तो माता जी की ऐसी प्रेरणा हुई मुझे क्या आप इनको बोल दे। मैंने कहा क्या बोलना है? तो इनको कहो कि आने वाले समय में जो आप 3 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, वो तीनों सीटें आपकी झोली में आ जाएगी, मतलब आप जीत जाओगे। आगे क्या होगा? आगे आने वाले समय में आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनोगे। अच्छा, यही भविष्यवाणी आपने आपके नाना जी जिनको आप बाप बोलते हैं, उन्होंने आपके लिए की थी? हाँ, वो भी। अच्छा, वो भविष्यवाणी क्या थी? वो भी सटीक थी? वो भी सटीक थी। उन्होंने कहा था कि भाई आने वाले तू तो पुलिस में नौकरी कर रहा है, एक टाइम ऐसा है कि राजस्थान का डीजीपी तुझे सैल्यूट मारेगा। जी जी। फिर हमारे माता जी ने कहा था कि भाई वो तनख्वाह आएगी, पेंशन आई, तो उन्होंने कहा मंदिर में बैठे बैठे की पेंशन मैं दूंगा। क्या बात। और तीसरी थी कि भाई मुंडारा से उठा कर अब मैं हेलीकॉप्टर से इसको दिल्ली ले जाऊंगी। ये तीनों भविष्यवाणी उन्होंने की थी। अच्छा, ये नाना जी की भविष्यवाणी की हुई है। अच्छा, ये आपकी क्या उम्र रही होगी जब? मेरी जब भविष्यवाणी हुई उस समय तो मैं ये 87 की बात है। तो उस समय मैं जैसे स्कूल छोड़ के आया ही था, तो उस समय मैं आया और वहां से मेरे मन में हो गया मैं पुलिस में कहीं सेट हो जाऊं, नौकरी करूंगा तो अच्छा रहेगा। मेरे वो मंदिर में रहने की थोड़ी इच्छा कम रहती थी क्योंकि वहाँ फिर वो मंदिर 36 कुंभ का था, वहाँ की भावना लोगों की अलग थी। तो मेरे मन का था कि मैं कहीं न कहीं अच्छी जगह रहूं, सर्विस करूं। बिल्कुल, मगर फिर भी सर्विस मिल गई, पुलिस वाले बन गए, पुलिस की वर्दी पहन ली और पुलिस की वर्दी में रंगरूट के तौर पे, एक सिपाही के तौर पे आप काम करने लगे, एक परेड करने लगे, वर्जी से करने लगे। जब परेड बहुत बढ़िया करने लगे तो एक परेड हुई रोड पर, एक परेड चली रोड पर, मगर बीच में एक मंदिर आ गया। अच्छा, देखिए, वो परेड चली, जोरदार परेड चल रहे थे, दाएं बाएं, मगर एक मंदिर आ गया और उस परेड में से एक नौजवान मंदिर को देख के रुक गया और नतमस्तक हो गया, मंदिर पे भाव विभोर हो गया। तो ये आप थे। अभी क्या किस्सा था और क्यों हुआ ऐसा? मैं समझता हूँ जब मैं पुलिस में नौकरी करने गया जी, तो सुबह जैसे परेड की तैयारी हो रही थी
तो वहाँ माता जी का मंदिर है पुलिस लाइन में, आज भी है। जी, आप जाते भी? मैं जाता हूँ बिल्कुल, सिरोही। बिल्कुल। सिरोही जब भी रहता हूँ तो माता जी के दर्शन करने बिल्कुल। मैं वहां जाता हूँ तो उस मूर्ति को देख करके मुझे इतनी खुशी होती है कि तो मैं मुंडारा रुकता हूँ तो मंदिर में मजा आता है मुझे जी कि वहाँ सिरोही रहता हूँ तो वो पुलिस लाइन वाली जी जो जी। मूर्ति है उसको देख करके कि उनके बहुत बड़ा मुझे जो स्नेह उस समय से मिला है जब मैं गया था। और वो जो माता जी मेरे सामने ऐसे ही वो झूल और रहे पूरी थे। परेड आगे निकल गई। हाँ, बस अच्छा, फिर एसपी साहब आए? एसपी साहब आए, उन्होंने कंधे पर हाथ रख के कहा कि जवान ऐसा क्यों खड़ा है, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर मंदिर में से मूर्ति बाहर आ रही है, माता जी बाहर आ रहा है। अरे खा माता जी है, ऐसा लग रहा था। तो मतलब ये वास्तविकता में परेड छोड़ के चली गई आपको? हाँ, छोड़ के गया ना। फिर माता जी के अंदर माता जी ने बुला लिया और माता जी के चरणों में आ गया। अच्छा, उस दौरान तो जैसे कांग्रेस, आप जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बोलबाला था आपके क्षेत्र में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या फैक्टर रहा कि जो एक झंडा जो आपने पकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, तो झंडे को पकड़ने के लिए आपको कहाँ से इशारा हुआ या फिर क्या फैक्टर था कि आपने बीजेपी ही ज्वाइन करी? मैं बचपन से आरएसएस संघ का कार्यकर्ता भी था जी। और जैसे मैं इस राजनीति के लिए लोगों की दौड़ मेरे प्रति हुई जी। तो खुद अशोक गहलोत साहब मुंडारा आए। अच्छा। मेरे को लेना आए और गहलोत साहब आए तो उनके साथ में हमारे सागर भाई राय का, मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाला संयम लोढ़ा, ये सब पूरी टीम, दीवान साहब, बीना कौक, ये राजस्थान के जितने मंत्री थे सब मंत्री मुंडारा आए। और मुंडारा आए तो फिर वहां बैठे और मेरे को कहा कि हम आपके पास में आज इसलिए आए हैं कि आप हमारा सहयोग करो, हमारा आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहा है। मैंने उनको ठीक है, आप आए तो आपका मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि मंदिर है आपका और हमारा सबका। तो उनका मैंने सबको वहाँ स्वागत किया, सम्मान किया और सम्मान करने के बाद में फिर उनको हाथ जोड़ा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता। पहले खिलाया पिलाया, सेवा करा, बहुत बढ़िया। अच्छा, देवासी समाज बड़ा मेहनती समाज होता है, पशुओं के लिए बड़ा पालन, पशु के लिए बड़ा सात्विक होता है, पशुओं की सेवा करता है, पशुओं को पालता है, पर उनका भरण पोषण करता है। तो मंत्री बनने के बाद क्या जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है आपके, तो आज भी क्या पालन करते हैं कभी, जो भी रीति रिवाज है पशुओं को लेकर? मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक व्यवसाय है वो, उसका तो हम सम्मान करके, जिसका दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, उनसे हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। जी जी। तो हम कहीं तक भी पहुंच जाएंगे परंतु उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारे याद रखने की बात होती है, कि जीवन में आदमी कहीं तक पहुंच जाए, किस मंजिल तक पहुंच जाए, परंतु जो बचपना है और जिससे हम सीढ़ी अगर मिली है तो उसको हम नहीं। देखिए, बड़ी मार्मिक बात है। एक मंत्री अपने व्यक्तित्व में ये बोल रहे हैं कि जो शुरुआती परवरिश होती है उसे नहीं भूलना चाहिए और जो पारंपरिक जो आपकी रीति रिवाज है उनको तो कतई ना भूलना चाहिए। मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले एक बात और बोली कि माँ की सेवा सर्वप्रिय सबसे बड़ी सेवा है। अब एक मंत्री है जो माँ की सेवा को करने के लिए बोलता है, माँ के आंचल में रहने की बात करता है, और वही मंत्री अब पशु के लिए बोलता है कि या फिर अपने शुरुआती परिवेश के लिए बोलता है कि आप अपने आवरण को और अपने परिवेश को कभी ना भूलें कि आपकी कहाँ से शुरुआत किया था, आपके पारिवारिक क्या ताना बाना कहाँ से बना गया था। तो ये एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है मंत्री जी की। मंत्री जी, ये तो मानना पड़ेगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये तो आपके बारे में हमने खूब सुना है कि पशु प्रेमी है, इंसान प्रेमी है। देखिए, आप इंसान से भी उतने लोगों का काम करा रहे हैं, तो आप वो कहीं ना कहीं पशुओं के साथ साथ इंसान को भी, हम तो इंसान के भी प्रेमी हैं, पशुओं के भी प्रेमी हैं और पर्यावरण के भी प्रेमी हैं, क्योंकि हम वृक्षों को काटते नहीं, वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो हमारे पशुओं को खिलाते हैं। और हम आज दिन तक जितने भी फॉरेस्ट है, जितने भी फॉरेस्ट लैंड है, जितने भी हरियालो राजस्थान है, जितना भी हिंदुस्तान के अंदर जो वृक्षारोपण किया जाता है, उसमें हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम पर्यावरण के प्रेमी हैं। हमारे ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने हमेशा पर्यावरण के बारे में एक बहुत ही बड़ा काम किया है। काम ही ऐसा किया है कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे वृक्ष जितने भी थे, वो वृक्ष हम अगर कोई काट लेता था तो वो रोने लग जाते थे। अच्छा। इतने वो उनको लगता था कि
पर्यावरण के बारे में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी। और पर्यावरण हमारी मुख्य मतलब एक धरोहर है, जो आज राजस्थान का मुख्यमंत्री जी हमारे जिसको प्रेरणा देते हैं कि भाई हरियालो राजस्थान हो, बिल्कुल, और वृक्षारोपण किया जाए। बिल्कुल, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे समाज और पूरे छत्तीसगढ़ को ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कि आप हरियालो राजस्थान, अगर आप जिंदे हैं तो ऑक्सीजन पर हैं। अगर ये हवा जो भी आपको मिल रही है ऑक्सीजन, वो इस हरियाली से मिल रही है। अगर आप इसको प्रेरणा के रूप में अगर लोगे तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार, आपका खानदान, आपके जितने भी वंशज है वो भी इसमें चलते रहेंगे। ये हमारा प्रेरणा चलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक पौधा माँ के नाम जो लगाने की योजना बनाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। अच्छा, एक सिरोही काफी चर्चित विधानसभा है। देखिए, आप जो दंगल लड़ते हैं या वहाँ पे जो दंगल लड़े जाते हैं वो राजस्थान को समीकरण की आभास रहता है। तो यहाँ जीत के समीकरण की अगर किस बात से ये तय होता है कि हम कैसे जीते? क्या समीकरण है? जाति का समीकरण है या फिर 36 कौमों का समीकरण है या फिर व्यक्ति विशेष के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है, जीता जाता है? मैं समझता हूँ कि मैं करीब 20 साल से सिरोही के अंदर हूँ। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ना गया था तो लोगों को ये पता था कि इनके व्यवहार में बारे में कैसे आदमी है, क्या है, वो ऐसा लग रहा था। जब मैं 15 दिन वहां रहा और चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ते ही फिर जनता ने तय कर लिया कि इनको वोटाराम जी को चुनाव जिताना है। तो जिताया ही नहीं। मुझे 15 दिनों के अंदर मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, मेरी सिरोही की जनता को उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनका वंदन भी करता हूँ कि जिन्होंने मुझे 15 दिन के अंदर 9000 वोटों से जीता करके एमएलए बना करके विधानसभा भेजा। 5 साल का कार्यकाल था। उस समय सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस होने के कारण मेरा जो काम करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। तो भी दूसरा टर्म आया मेरा 12 से लगा करके, जैसे ही चुनाव आए और चुनाव आते मेरे को कहा आप चुनाव लड़िए वापस, तो मुझे टिकट दिया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिरोही की जनता को, उन्होंने मुझे 25,000 वोटों से, बिल्कुल सही बात, 25,000 वोटों से जीता है। सही बात। और जीता ही नहीं, वो उनका सम्मान, मैंने फिर काम करने की कोई पूरी काम किए, जो जो पेंडेंसी थी उस काम को मैंने सरकार आने के बाद में सब काम करने की कोशिश की। उसके बाद में 2018 में जैसे चुनाव आया तो जो चुनाव लड़ने वाला था मेरे सामने, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि जो जिसको टिकट सिंबल मिला था, हाँ वो प्रत्याशी था, वो 14,000 के मैं चिमट गया, इसलिए मैं चुनाव आ रहा। अगर वो 20,000 वोट भी ले जाता तो मैं चुनाव जीत जाता। सही बात, समीकरण बैठ जाता। समीकरण बैठ जाता। अच्छा, आपके लिए गवर्नेंस और गवर्नमेंट में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट। देखिए, सवाल बड़ा गहरा है। आपके लिए गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट होती है तो सब काम हाथों हाथ होते हैं, और गवर्नेंस जनता के जो सहयोग और वो जो मिलती है वो अलग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो सही है। अच्छा, नए मंत्री भजन लाल जी, पूर्व मंत्री वसुंधरा, दोनों मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का मौका, अवसर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों का मैनेजमेंट और दोनों का किसके साथ ज्यादा काम करने में मजा आ रहा है? सीधे मैं समझता हूँ कि जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थे तभी काम करने का तो आनंद ही आता था जी। हाँ, लाडे सर थे, लाडे सर हैं भी चीजें मिल रही थी दमादम। तो आज भी वो का वो है, आज भी है। ये बात तो आज भी मैं अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के जहाँ भी मैं खड़ा हो जाता हूँ या उनसे मिल लेता हूँ तो सबसे पहले तो वो हंस के बोलते हैं, बिल्कुल, कैसे आना हुआ, क्यों, क्या काम था, तो वो तुरंत हाथों हाथ उस काम को करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विशेषता की बात है। मतलब एक परिवार का स्नेह जी, आज दिन तक जो स्नेह उनका मिला ना जी, मैं समझता हूँ मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि हो गई कि जब भी कोई काम या कोई ऐसा, मैं कई बार ऐसे विचार करके भी गया कि मैं चिढ़ जाऊंगा, मेरा ये काम नहीं हुआ, प्लानिंग करके, हाँ, तो वहां जाकर के वो सामने हंस के आते हैं तो मैं भी हंस लेता हूँ, फिर दोनों हंस के फिर बात, क्या बात है, मतलब हमारी बात वही खत्म हो जाती है। जी, मतलब और काम भी करते हैं साहब, जो भी काम लेके गया वो काम इतना प्रेम। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी तक कहते काम करते हैं, ऐसा कोई दौर आया कि जब आप खूब चीख पुकार करते रह गए और आपका काम ही नहीं हुआ? ऐसा भी कभी दौर आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया।
मैं समझता हूँ मेरे वहाँ एक बार चुनाव लड़ रहा था, उस समय एक बहुत बड़ी बात चली थी कि भाई मैं भी अनजान था, तो जनता के बीच में जाकर जगह जब मैं नया नया था तो जनता ने कहा कि नर्मदा का पानी लाओगे, तो मैं भी बातों में आ गया और उनको कह दिया हाँ ले आएंगे ले आएंगे। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे वसुंधरा राजे जी थे जी, उन्होंने क्या क्या बात है कि बात यह है कि मैंने जनता के बीच में कह दिया नर्मदा का पानी, बस कह दिया तो कह दिया, लाओ अब आप उसका लाओ। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी अपना सिरोही इतना हाइट में है कि वो पानी अपनी यहाँ नहीं ला सकते, बिल्कुल। तो इस या तो लिफ्टिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा, तो अपन ये नहीं कर सकते। तो आप मेहरबानी करके ऐसा कोई प्लान बताइए जिससे अपन सिरोही को पानी दे सके। तो उस समय हमने सोचा अब क्या करें, तो हमारे वहाँ एक 32 नाला जो पानी पूरा बह करके गुजरात जा रहा है, उस पानी को हमने रोकने की योजना बनाई जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी को जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को जी, जिन्होंने हाथों हाथ मेरे बैठे बैठे 235 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, बांध बढ़ाने की योजना भी बना दी, और बांध बढ़ाने के बाद में उसका बांध भी बन के तैयार हो गया और 2018 में मैं चुनाव हार गया। तो ये देखिए मंत्री जी हैं, और मंत्री तो अपने काम से है, वैसे एक बहुत जबरदस्त इंसान है और इन्होंने जुग जिया है, एक जिंदगी जी है लोगों को सेवाओं में। अच्छा, और देवताओं की इन्होंने सेवा करी है, ये कहीं ना कहीं शक्ति आ रही है, शक्ति का स्रोत है, मुझे महसूस हो रहा है। मैं मेरा हाथ बार बार खींच रहा हूँ कि मैं भी कहीं शक्ति के स्रोत से कुछ न कुछ मनोकामना मेरी पूरी जाए। और सबसे मजे वाली बात, मंत्री जी भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं भी इनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पता मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर जाए। तो ये थे मंत्री जी हमारे, और हमारी चर्चा वार्ता हमारी सफर पे सुचारू है। अब कुछ एक रोचक सवाल पूछेंगे मंत्री जी से, क्योंकि पॉलिटिक्स में इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिक्स में तो इनको बड़ा आशीर्वाद पे आशीर्वाद मिलते आ रहे हैं, तो इनको हम घेर नहीं सकते साहब, इन्होंने सब काम कर दिए हैं, अब करे जा रहे हैं, तो मैं क्या घेरूं इनको। हम तो छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स की बातें, हम कुछ नॉर्मल बातें करते हैं। तो क्या खेलते हैं आप बचपन में, क्या कंची, गिल्ली डंडा, क्रिकेट? मैं तो सबसे हमारा कबड्डी खेलने का था। अच्छा, तो जवान थे, हाँ, तो कबड्डी खेलते। हम तो बचपने की बात कर रहे हैं। हाँ, बचपन की बात कर, हाँ, बचपन से खो खो का भी खिलाड़ी था और कबड्डी का तो ज्यादा खिलाड़ी था। अच्छा, कबड्डी मतलब आप पटक दिया करते थे कबड्डी में, टांग पकड़ लिया करते थे। तो अब राजनीति गलियारे में किसकी टांग पकड़ने की तैयारी है? अब तो ज्यादा किसी की नहीं पकड़ी, सही लोडा की पकड़ी। अच्छा, पकड़ने का मौका नहीं मिल रहा ना, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। अच्छा, अब ये अपन बात करते हैं कि आपने जो स्कूल पाली से किया है, नहीं स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मुंडारा। अच्छा, मुंडारा से हुई है। तो वहाँ पे मुंडारा परिवार, घर आपका मुंडारा ही था या फिर आप हॉस्टल? नहीं, मेरा गांव मुंडारा है, मेरा परिवार भी। पहले जब मैं पढ़ता था 8वीं तक स्कूल, और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया आगे बढ़ती गई, 10वीं तक हो गई, फिर 12वीं तक हो गई। हमारी स्कूल तो दिनों दिन कर्मोत्युत होती रही, बड़ी स्कूल है। मित्र पसंद, बचपन के मित्र? मेरे जो मित्र हैं वो मित्र आज सुदामा और कृष्ण जैसी स्नेह है उनका, कहीं पुणे में शिफ्ट है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है आज, एक अच्छी है। और उसके बाद अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कर लीजिए, दोस्ती को याद एक बार बता दीजिए कौन है? नहीं, मेरा पुराना दोस्त है साहब, सब आज भी वो मेरे को मिलते तो वो बाबूजी नाम से भी जानते हैं, पर वो मेरा वो स्नेह वो का वो है। अच्छा, आइए हम बात कर रहे हैं बचपने की दोस्ती। सही, बचपन की। हम साथ साथ पढ़े ना। बिल्कुल। तो साथ एक क्लास से दूसरी क्लास। कोई दोस्तों के साथ ऐसा किस्सा बताएं जहाँ पे बाद में घर पहुंचने के बाद मरम्मत हो गई हो? एक बार क्या हुआ कि एक मेरे क्या डूंगरली गांव है मुंडारा के पास में, तो हम एक बच्चे खेल रहे थे आपस में जी। तो जैसे खेलते खेलते एक नेति नाम का लड़का था, चौधरी जी, उसका सूरत में बिजनेस है अभी, तो मैं उसको नेति जी बोलता था। तो ऐसे करते करते खेलते खेलते ने जितने में वो जैसे एक बच्चा यूं खड़ा था, उसको सलांग लगा के उसके ऊपर होकर निकलना था। तो जैसे वो उसने सलांग लगाई तो मैंने पीछे से एक पैर पकड़ लिया, और पकड़ते ही वो नीचे गिर गया, गिरते ही यहाँ से हाथ टूट गया। ओहो। और हाथ टूटते ही फिर मैं तो एक पशुपालक का बेटा था, मैंने उसने वो जैसे ही हाथ अलग हो गया, टुकड़े हो गए यहाँ से 2 टुकड़े टूट गया पूरा। तो मैंने देखा हाथ तो वो तो पूरा डैमेज हो गया, सूज गया। हाँ, तो मैंने तुरंत दूसरा देखा कुछ नहीं, फिर उस बच्चे को
नेता को बुला करके कहा इधर इधर इधर, तो जितने में दूसरे लड़के सामने, अरे हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। तो मैंने उसको एक को कहा यहाँ से पकड़, दूसरे को यहाँ से पकड़, खींच, खींचते ही फिर वो बैठ गया दोनों। अच्छा, तो हाथ ठीक हो गया। 2 स्केल लाए, एक इधर बांध दिया, हाँ, एक इधर बांध दिया और लेके सीधे हॉस्पिटल। मतलब उसका उसी टाइम आपने ट्रीटमेंट कर दिया, फर्स्ट एड उसको कर दिया। हम तो फिर वो भेड़ बकरी टूटते तो फिर वो करते ना, तो वो हमारे पिताजी वगैरह करते थे, तो वो देखता था कभी कभी। बिल्कुल। तो मेरे को लगा कि यार इस हाथ टूट गया तो क्या करें, बताओ, तुरंत कर दिया। अच्छा, वो तो आपने कर लिया, ट्रीटमेंट भी हो गया, अस्पताल ले गए, घर पे जाके फिर क्या आलम था? घर जाते ही तो फिर मार पड़ी। अच्छा, हो गई, सेवा हो गई? सेवा जोरदार, बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा कि भाई तूने ये मस्ती क्यों की, उसका पैर क्यों पकड़ा, तो फिर वो जाते ही थोड़े धुलाई हुई। देखिए, बहुत जिंदगी आपने, राजनीतिक जिंदगी भी का भी सफर काफी जिया है। कोई ऐसा भी आपको किस्सा याद हो कि बड़ा मजा आ गया हो कि हाँ यार, कि कोई नेताजी पीछे रह गए, या फिर काफिला आगे निकल गया, या फिर कभी कोई नेताजी पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए, ऐसा कभी कोई हंसी मजाक का कोई याद है? तो उसमें तो ऐसा था, क्योंकि कई बुजुर्ग जो लीडर थे वो भी कहीं संपर्क में थे, उनसे हम कई इस तरह की सीख लेते थे कि इनका जीवन ऐसा है, ये इस तरह के जीवन जीने वाले लोग हैं, और इनके साथ में बोलो आज ये एमएलए हैं, ये एमपी हैं, तो उनसे कई तरह के हम सीख भी लेते थे। और कभी हंसी मजाक में ऐसा भी होता था कि जैसे मैं जैसे मिलता हूँ तो लोग मेरे ऊपर कई बार हंसते भी है। हंसते इसलिए कि मेरे कपड़े हैं, मेरी ड्रेस है, ऐसे हैं, तो वो लोग हंसते हैं कि ऐसे कैसे। मैं एक बार की एक किस्सा सुना रहा हूँ। जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था जी, तो लैपटॉप मेरे पास था। तो वहाँ क्या होता है, अपने लैपटॉप ले करके कई लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो मैं भी एक लैपटॉप लेके बैठ गया। मेरे पगड़ी वगैरह वो सब देख करके फिर लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए, फिर वो मेरे को देख के हंसने लगे कि कैसा आदमी है और लैपटॉप चला रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ, क्योंकि देखो दुनिया कैसी है, ड्रेस से नहीं पहचान सकती। सही। अगर मैं भी इनकी तरफ पैंट पूछ पाता तो मुझे कोई नहीं पहचानता। ये ऐसा देखा गया जी। दूसरा एक बार का किस्सा मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब मैं मंत्री था तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए। तो आते ही सीधा हमारे गुलाब चंद जी कटारिया खड़े थे, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब थे, और प्रभुलाल जी सैनी थे, जैसे लाइन सर मैं राज्य मंत्री था। अच्छा। जैसे मेरे पास आने वाले हुए ने प्रधानमंत्री जी सबसे हाथ मिलाते आ रहे थे। तो मैडम ने कहा ये हमारे बाप जी है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो बुआ जी को तो मैं जानता हूँ गए। तो अच्छा, मैडम बोल रही है ये हमारे बाप जी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये हमारे बुआ जी है। क्या बात, क्या बात। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे बुआ जी है। तो बुआ जी कहते वो सब वो विचार में पड़ गए, और विचार में पड़ते उन्होंने कहा यार ये काम ठीक है ओटाराम जी का। हम तो सबको नाम से, वो राजेंद्र सिंह जी है, पुष्पेंद्र सिंह जी है, वो है राजकुमार जी है, वो इनको तो सिर्फ ड्रेस देख करके कहा ये हमारे बुआ जी है। इसका मतलब ये बुआ जी को तो जानते हैं, हमको नहीं जानते। ये फिर हमारा हुआ। तो सब बैठे साथ में, प्रधानमंत्री जी आगे गए। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हम साथ में बैठे थे, तो एक मंत्री ने कहा भाई ओटाराम जी जैसी ड्रेस सबको सिलानी चाहिए। अच्छा। तो ताकि कम से कम ड्रेस से तो सबको पहचानना चालू हो जाए। देखिए, आज का खूबसूरत सफर है, और सफर पे हम वार्ता हमारी चल रही है। आज हमारे साथ सफर में देश के प्रधानमंत्री के बुआ जी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुआ जी से हम बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा कि बुआ जी क्या बोल रहे हैं। तो बुआ जी क्या बताएंगे आप? तो कोई मोदी जी का किस्सा बताएं आपकी, कभी आपको प्रोटोकॉल में मिलना हुआ हो। मोदी जी तो हमारे महान है जी, और हमारे ऐसे समझा जाए तो आदर्श पुरुष है वो। जो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी प्रेरणा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जी, कि जिस तरह से वो अपना राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है, मैं समझता हूँ हमें कई चीजें उनको सीखने को मिलती है। कि आज
जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए जी और जिस जीवन में उनके, मैं बता रहा था मेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, पर उनके जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आए हैं मुझे। एक स्वयं सेवक और संघ की प्रेरणा से बिल्कुल जिस मंजिल तक वो पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी। अच्छा, अब हम थोड़ा अपने काम के बारे में, अपने होमवर्क के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप मंत्रालय संभाल रहे हैं, नौकरी का मतलब जो आपको दायित्व मिला हुआ है, इसके बारे में कर लें कि क्या मंत्रालय आप देख रहे हैं और क्या क्या उसका कार्य है। मैं समझता हूँ कि मेरे पास में आज पंचायत राज है, जी ग्रामीण विकास है जी और आपदा प्रबंधन है, जी और जो काम मुझे दिया गया है जी मैं उसको बेखूबी से निभा रहा हूँ। जी मुझे जिस तरह का काम दिया गया है मैं उसको प्रेम से जनता के साथ में, जैसे जन सुनवाई में भी लोग आते हैं जी उनके साथ में क्या क्या समस्या आती है जी तो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट से वापस बात करता हूँ, जी उसके समाधान भी करता हूँ। आज मेरे श्री महाविद्यालय के जो लड़के थे, जी आज सुबह की बात कर रहा हूँ, जैसे उनका फोन आया कि साहब हमारे यहाँ सीटें नहीं है और सीटें की तकलीफ है जी और हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं तुरंत वहां से निकल गया, उप मुख्यमंत्री बैरवाजी के पास जाकर बैठा। तो उन्होंने जाते कहा क्यों, कैसे आना हुआ, मैं मेरे वहाँ सीटें आज कम है, बच्चे हड़ताल पर बैठे हैं। तो उन्होंने हाथों हाथ बैठते बैठते 200 सीटें बढ़ा दी। अरे वाह, वो सीटें बढ़ाई तो वो लोगों में बहुत बड़ी खुशी हुई वहाँ, और उनके फोन आना चालू हो गए, साहब हमारे सीटें बढ़ा दी। क्या बात है। और क्या चाहिए मांगते तो, जब उनको भी सोचना चाहिए था, कोई बड़ी चीज मांग लेते तो वो भी पूरी होती। जब एक देने वाले के पास आके सोच समझ के मांगो, हवाई जहाज मांगो, हेलीकॉप्टर मांगो, बंगला मांगो, सब मिल जाएगा मंत्री जी के पास। अरे अभी तक जो बातें समझ में आ रही है ना, वो उनको लग रहा है कि मैं आज सही आदमी के साथ बैठा हूँ, आज सारी मनोकामना को इंटरव्यू के बाद में सब मांग लूंगा माजिद से। तो देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ दर्शकों, इंटरव्यू के बाद में मांगूंगा इनसे, बैठूंगा उनके पास में, वो बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या मिला। तो मंत्री जी, ये तो आपकी खुद की व्यक्तित्व, खुद की बातें हैं। अब परिवार आपकी आपके वैवाहिक जीवन का क्या है, आपका ससुराल कहाँ है और बच्चे हैं कितने हैं, ये भाई दर्शक जानना चाहते हैं, जनता की, क्योंकि आप एक रोल। मैं समझता हूँ कि आज दिन तक हमारे वहाँ की जो गादी है वो परंपरा से शादीशुदा परिवार है। हाँ जी, सब शादीशुदा परिवार। हाँ। हमारे वहाँ वो सिस्टम नहीं है सर कि भाई हम घर बार त्याग दे या वो। हाँ, वो तो मेरे को मालूम है। जब हाँ। ससुराल कहाँ का है आपका? तो हमारे पास में जो, मैं अभी मेरे वो नेती जी की बात कर रहा था जिसका हाथ टूटा था, वो मेरे ससुराल के थे। अच्छा, तब वो आपने तो साले का हाथ तोड़ दिया। तो साले का हाथ तोड़ दिया, तब वो बात चली थी। देखिए, मैं कहीं ना कहीं बदल रहा हूँ। अब पहले तक जहाँ मंत्री जी मुझे बड़े सात्विक लग रहे थे, अब बड़े खतरनाक लग रहे हैं। ऐसे मंत्री जो साले का हाथ तोड़ देते हैं, बताओ। तो उसका हाथ टूट गया तो फिर वो मन में ऐसा हुआ कि गलत कर दिया। अब वो बचपने की बात है, मगर जब आपके साले थोड़ा ना थे। नहीं, उस समय तो फिर क्या दिक्कत, जाने अनजाने में टूट। तो भाभी जी से बाद में माफी मांगनी पड़ी आपको? कभी ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने आप लोगों ने बताया नहीं होगा कि मैंने इसका हाथ तोड़ दिया? नहीं, बताया नहीं। वो तो वो परिवार और वो मेरे ससुराल वाला परिवार, वो चौधरी थे और देवासी थे। जी जी। अब गाँव में सब हो जाता है कि सब भाई की तरह, भाई हैं, भाई की तरह। जी जी। तो अब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं जी। बच्चे बड़े हैं, बड़े बच्चे का बिजनेस है और छोटे बच्चे का उसका भी बिजनेस है। वो पूना में शिफ्ट है। अच्छा। छोटा वाला। अच्छा। और बड़ा वाला मेरे गांव में मेरे पास ही रहता है। अच्छा, घर पे ही है। राजनीति में कोई नहीं? राजनीति नहीं। उसका खुद की मतलब दोनों जमीनों का भी काम है और उसकी खुद की फैक्ट्री भी है जी, पालना में। अच्छा। ताकि वो उसके बिजनेस भी कर रहा है ना, वो उसके मेरे कम से कम बाल बच्चे और उनके शादीशुदा होने के बाद 14-15 साल हो गए मैं निवृत्त हुए। अच्छा। वो उनके काम में लगे हुए हैं, हम अपना काम में लगे। वाह, आप सेवा में लग गए। हाँ। और वो सांसारिक गतिविधि, वो सब पूरा संसारिक। जी जी, बहुत मेरा परिवार का कैसे। अच्छा, मंदिर में किसी बच्चों में से, जो आपका जो मंदिर है उसमें कोई सेवा में आया? मंदिर में कोई बच्चा नहीं आया अभी तक। तो उस मंदिर को अब कौन संभालता है? अब संभाल मेरे छोटे भाई है, रघु भाई नाम है जी। अभी मंदिर में वो, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो वो रहते हैं।
जी। छोटे भाई। देखिए, राजनीति में कहाँ से आप चलते हुए आ रहे हैं, दिल्ली आप रह लिए, आप हर जगह रह लिए, आपने इतना काम किया, एक एक आदमी को खुश किया आपने, कई मंत्रालय आपके पास है, वो मंत्रालय बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं। लोग आते हैं कुछ मांगने, उनके लिए उठ उठ के जाते हैं दूसरे मंत्रालयों में, उनकी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। तो आपने सबको खुश कर रखा है, सबका दिल जीत रखा है। सिर्फ एक मंत्रालय है जिसको आपने नाराज कर रखा है साहब, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। आपने गृह मंत्रालय को नाराज कर रखा है साहब। क्या नाराज है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा गृह मंत्रालय कभी नाराज हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ऐसे बोल दो। उनकी जो ख्वाहिश थी जी क्योंकि अब वो समय जो पहले वाला समय था जी, वो समय सब पीछे रह गया। अच्छा जैसे बच्चे बड़े हो गए, बेटियां ससुराल चली गई, बेटियों के भी बेटे बड़े हो गए, जी, बच्चे हैं तो उनके भी बच्चियां बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, जी, वो सब एजुकेशन में लगे हुए, पढ़ाई में लगे हुए। अपना वो है नहीं। अब उनके पास तो जिम्मेदारी एक है गृह मंत्रालय के पास में कि वह पूरे परिवार को मेंटेन करके लेके चले। गृह मंत्रालय से मंत्री जी अपनी धर्मपत्नी जी के लिए संबोधित कर रहे गृह मंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज भी पूरे परिवार को एक साथ में लेकर चलने वाला है जी। आज पूरा परिवार में अगर आपको गिनाना जाओ तो हम कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जी, जो आज उनके कहे के अनुसार, जी, अगर वो कहे कि दिन है तो दिन है, वो कहे कि रात है तो रात है। मतलब बाबू जी के कहने से भी ऐसा हो जाता है? नहीं, ऐसे क्योंकि सारे निर्णय परिवार में आपके दिए रहे, आपकी धर्मपत्नी जी की तरह लिए। उनकी तरफ से भी मेरे को ये है कि भाई मैं जो भी बात उनको कब बताऊंगा या वो मेरे को बताएंगे तो वो ऐसी बात होगी कि उसमें परिवार का अच्छा कैसे लगे, भला कैसे हो, जी, हित की बात जी, उस पे विचार करते हैं। हमें ऐसा कोई नहीं कि भाई परिवार के ऊपर भगवान करे ऐसी कोई भी आपत्ति आई जी कि मेरे माता पिता थे वो भी बुजुर्ग होकर गए तो मैं खुद मेरे मदर थे, मेरे फादर थे, मैं उनके हमेशा जा करके पैरों की तरफ जाके बैठता था, हमेशा जहाँ वो बैठे होते थे जी, उनके पैरों की तरफ जा करके बैठता और बैठ करके उनसे जो भी बात पुरानी होती थी जी, जैसे मैं बचपन मैं वहाँ जिनसे उनको खुशी मिले, मैं पुरानी बात उनको इसलिए बताता था कि पूरे दिन वो बोर हो जाते थे, हाँ, ताकि वो मेरे साथ में बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हंसे। बिल्कुल, ना तो व्यापार की बात करें, नहीं कुछ नहीं, मेरे बचपन की बात। मतलब आप बहाना आप ढूंढ के जाया करते थे माता पिता से कैसे भी आधे घंटे बात करके। मैं आधा घंटा नहीं, जितने समय उनके पास 2-2 घंटे बैठता था जी, जी, और मेरे मन में ये खुशी होती थी क्योंकि आज उनका बुढ़ापा है जी, कल मेरा बुढ़ापा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसलिए मैं उसको ध्यान में रख कर करता था। अरे बुढ़ापा तो आपका झलकता नहीं है ना झलकेगा। अभी जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो आप दादाजी बन गए, नाना जी बन गए, उसके बाद आप लगते नहीं कि दादाजी नाना जी, आप तो लगते हैं जैसे आज ही बड़े पुलिस की वर्दी को उतार के आज ही मंत्री बन गए, ऐसा आप लगते हैं। व्यक्तित्व आपका जबरदस्त है। मगर ये कहीं ना कहीं सब कुछ जो मैं बोलता हूँ आपके नाना जी का आप पे जो आशीर्वाद था और जो नाना जी की पूरा आशीर्वाद ही नहीं, पूरा आशीर्वाद, मतलब इनकी तो मेरे ऊपर इतनी कृपा थी जो मैं अगर 7 जन्म में लो तो उनका ऋण नहीं चुका सकूं। इतना बड़ा उनका स्नेह था जी। मेरे शिक्षा भी देनी, ऐसे संस्कार भी देने, ऐसे दुनिया के साथ में व्यवहार में इज्जत भी बढ़ाई। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने मेरे को कहते थे कि मान लो मैं बाजार में तू जा रहा है तो मैं तुझे 1 रुपया दे के भेज रहा हूँ तो उसको तू 1.25 रुपये बना के लाएगा जी, 75 पैसे लेकर आया तो तू घर से निकाल दिया जाएगा। मैनेजमेंट वहां से आया। हाँ, मैनेजमेंट, इज्जत, वो ये बताते थे। अभी माँ की कमी खूब खलती होगी क्योंकि दिसंबर में साथ आपके माँ की कमी खलती क्या, हम जब घर में जाके बैठते हैं ना तो परिवार पूरा, मतलब बहुए जी, मेरे भाई की बहुए सब उस जगह जाके शाम को उसी जगह हम बैठते हैं। अच्छा, जहाँ मेरे मदर बैठते थे हम सब वहीं बैठते हैं। एक खाट ले आते हैं, उस पे मैं बैठता हूँ और खाट के चारों तरफ सब बहुए बैठ जाती है। बेटे की बहुआ भी बैठती है, पोतरे के बहुआ भी बैठती है। अच्छा, पोतों के भी शादियां हो? अच्छा, मतलब मेरे माता जी के बिल्कुल। तो कहने का मतलब सब बैठते हैं जी। तो लेडीज जितने भी बैठती है तो लेडीज की बात करते हैं, बेटा वहाँ ऐसा हो गया था, इसको इस तरह से करना चाहिए, वहाँ ऐसा हो गया था, उसको इस तरह से करना चाहिए। घर परिवार है तो उनके बच्चों के संबंध
कहाँ आपने किए हैं, जी उनके पारिवारिक क्या वो जी, अपने जी। घर आए तो क्या 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 व्यवहार रखना चाहिए, जी। वो ऐसा हमारा चलता रहता है। देखिए, अगर अपन आप इधर सुमेरपुर, पाली आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में से बहुत पहले पलायन शुरू हो गया था। और पलायन मैं अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ कि बाहर चले गए, साउथ चले गए आपके लोग, बम्बई चले गए आपके लोग, पूना चले गए, तो आपके यार दोस्त भी उस टाइम बाहर चले गए थे। कुछ गए ऐसा परिवार आपके दोस्त लोग? मेरे परिवार के लोग, मेरा एक ऐसे परिवार के लोग करीब करीब बड़ौदा है, जी। दूसरे अब जैसे वो छोटा बड़ा बच्चा वो पूना शिफ्ट हो गया, तो उसकी मैसेज में रहती है हमारे घर में। नहीं, मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप जो यहाँ रह मेरे रहे साथ थे। पढ़ने वाले लोग थे, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे, वो घासी परिवार थे, चौधरी परिवार थे, राजपूत परिवार थे, जो भी थे वो धीरे धीरे बाहर बिजनेस में तो शिफ्ट हो उनकी गए। उस दौर में कभी कमी खली कि दोस्त चले गए या मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा कभी हुआ? मन बनाया कि हमें भी चला जाता हूँ? नहीं, पर मेरे तो वो फिर आपको पता है कि वो सही बात, जा सही नहीं बात। सकते, उसके लिए तो सब कुछ छोड़ दिया आपने। तो मगर फिर भी एक युवा अवस्था का दौर आपने देखा है, कभी कभार दोस्तों की शादी में भी आप गए आए, बाहर भी गए। कभी फिल्म का या गाने बजाने का शौक कभी पड़ा जीवन में युवा अवस्था में? क्योंकि गाना उस दौरान मनोरंजन का साधन सिर्फ फिल्में थी, तो कभी शौक लगा? तो कभी फिल्म का शौक तो हमारे था नहीं, क्योंकि हमारे क्या होता था कि फिल्म हमारे एक तो गौरी नृत्य होता है जी, जो हमारे आदिवासी लोग आते हैं हमारे, जी, और गौरी नृत्य होता है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मैंने देखा एक बार माउंट आबू के अंदर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक बाबू जी की पड़का होता है, बिल्कुल, बाबू जी की पड़का, वो कई दिन, 2-3 दिन तक चलता है वो गोरी नृत्य। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मैंने देखा एक फंक्शन में मैं था। वो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वही थे। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा तो हम स्कूल में जाते थे तो हाँ, स्कूल में कार्यक्रम होते थे। हाँ, हाँ, हमारे फिल्म का तो कुछ उसमें था ही नहीं हाँ, हाँ। कि हमको फिल्म दिखाना कौन लेके जाएगा, हम जाए, अच्छा, ऐसा पहले से था ही नहीं। अच्छा। और कई जैसे मंडलियां होती थी, भजन मंडलियां होती थी, या फिर अपन सत्संग होते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी उस सत्संग दौरान। होती थी। तो कभी रामलीला हाँ, में रामलीला में गए नहीं गए हैं, या उसमें कभी कोई ना, कैरेक्टर? रोल वोल नहीं किया। अच्छा, मतलब इच्छा भी नहीं हुई कभी? हाँ, हम जाते थे हाँ। रात को रामलीला का कार्यक्रम देखते थे, थोड़ी देर टिकट थी उसमें, तो अच्छा, पैसे देने पड़ते थे, अच्छा। तो पैसे हमारे पास में थे नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसलिए वो फिर हमारा देखिए, अभी राजस्थान की राजनीति में रामलीलाओं के मुख्य चयन, मुख्य कार्यकर्ता, ये रामलीला मतलब जो भी चल रहा है, जो राम जी की लीलाएं सरकारें कर रही है, उसके अंदर मुख्य किरदार जो निभा रहे हैं मंत्री। आज वो अपने पुराने समय की बात बता रहे हैं कि रामलीला देखने के लिए भी टिकट लगती थी, और उस टिकट के लिए मंत्री के पास उस समय पैसे नहीं रखते, पैसे नहीं थे। तो वहां से कहानी शुरू हुई है। फलसफा यही है जीवन का कि सात्विक रहें, माँ बाप की सेवा करें, और ऊपर वाले पे छोड़ दें, कर्म जरूर करें। और हो सका, मैं युवा राजनीतिज्ञों के लिए बोल रहा हूँ, जो युवा छात्र राजनीति मानना चाहते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। इनकी सात्विकता से भी जीता जा सकता है। आक्रोशित ना हो। अभी आक्रोशित जो नेता हो रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी जो राजनीति जयपुर में देखी जा रही है, युवा हैं जो आक्रोशित हो रहे हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, धरनों पर बैठ रहे हैं, और पुलिस वालों से या फिर अपने प्रधानाचार्यों से जो युवा आक्रोशित होकर वार्ता कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है, क्यों हो रहा है वो? मैं समझता हूँ कि जो भी आक्रोशित होते हैं या कुछ भी करते हैं जी, मेरा एक ही कहना है कि जितना शांत स्वभाव रहेगा आपका, उसमें जो आनंद है जी, उसमें जो काम करने की क्षमता है जी, वो अलग क्षमता है। आप कितने भी उत्तेजित हो जाओगे, किसके लिए उत्तेजित हो जाओगे, पर थोड़े टाइम के बाद में वापस वहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उससे बेहतर यह है कि उसको आप इस तरह से मैनेज करो। आपको क्रोध भी आ रहा है तो उसको रोको। जी, क्रोध एक जीवन का नष्ट करने का समय है। जी, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। जी, क्रोध में कई नुकसान हो गए, जी, जो इतिहास उठा के देख लो आप, बिल्कुल। उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो एक भावात्मक जो आप अच्छी बात है, मगर मैं अभी जो घटित एक युवा राजनीति चल रही है, अभी जो इन दिनों घटित हो रहा है, मैं उसके बारे में आना चाह रहा हूँ कि युवा जो आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और बतौर सरकार के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि आक्रोशित होकर पे उनको काम तो वही करवाना है जो आप प्रेम से करवा सकते हो। जी, अगर थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, परंतु आप जितना प्रेम से काम कराओगे उसमें आनंद आएगा, उसके अलावा क्रोध में आनंद नहीं आएगा। जी, जी, जी।
थोड़ी देर के लिए आप क्रोधित भी होंगे, थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा भी आएगा, परंतु उससे कोई सारांश की बात नहीं। जी। तो आज के सफर में हमारे साथ एक शख्सियत है, जादूगरी शख्सियत है, जो आपका भविष्य भी बताते हैं और साथ के साथ एक ऐसा चिराग है इनके पास, जो इस चिराग को खोलते हैं तो इनकी सारी महत्वाकांक्षाएं वो चिराग पूरी कर देता है। अब चिराग न कह के इनके बड़े नेता, आला कमान जो इनको खुश रहता है, इनके ऊपर पिटारा खोल देता है, ऐसी शख्सियत के मंत्री हैं ओटाराम जी। और आज की यात्रा में हम काफी कुछ जान चुके हैं और इन्होंने बड़ी सादगी से अपने सारे सवालों के जवाब को दिए और जिस हिसाब से इनकी शख्सियत है और इन्होंने किसी भी सवाल को घुमाया नहीं है अपने जन्म से और अपनी राजनीति के गलियारे में आगमन तक और राजनीतिक गलियारे में मंत्री बनने तक का सफर हमने इनका साझा किया है। बड़े बेबाक अंदाज में बात करते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है, राजनीति में है मगर अपनी बातों में राजनीति करते नहीं है। तो मंत्री जी, आज के सफर पे जो हमने आपके बारे में जाना है और जो आम जनता ने जाना है उसके बारे में आप और अपने हिसाब से राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं पूरी राजस्थान की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार भी करता हूँ। मेरी पूरी राजस्थान की जनता को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो शासन दिया है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को आपने जो शासन दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जो आदमी जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होकर के जो काम करते हैं, उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और जनता की तरफ से भी मैं उनका वंदन करता हूँ। तो मेरी भविष्यवाणी कर दीजिए। आपकी भविष्यवाणी आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप इसी तरह से हमारे मंत्री का आप नेता लोग बढ़ते रहिए, भले कोई भी दल के हो। सही बात। आप राजस्थान जनता के लिए, भारत के लिए काम करते रहिए, उनके लिए आप करते रहेंगे तो हम पत्रकारों का भला होता रहेगा। सही बात है। हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे, आप कुछ अच्छा काम करेंगे हम उनका बखान करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ गलत करेंगे तो उसमें भी हम नहीं चूकेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम करते रहेंगे। सही बात। तो ये बड़े आज की यात्रा में मेरे को पर्सनल, अगर मैं आज की यात्रा के बारे में कहना चाहूँगा तो मुझे बड़ा मजा आया। एक शक्ति है अपने आप में मंत्री जी, मैं बैठा हूँ, इनका ओरा है, मुझे महसूस हो रहा है और इनकी जो बातें हैं वो सार्थक है, क्योंकि जो वाणी निकली गई बचपन से इनके नाना जी से इनके लिए और इनसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए वो सार्थक हुई है। तेज रखते हैं क्योंकि भगवान का ध्यान करते हैं, अभी भी परिवार को सजो के चला रहे हैं, अभी भी अपने परिवार जा रहे हैं। हम यात्रा में हैं, थोड़ी देर में आपके घर पहुंचेंगे। तो ये थे मंत्री ओटाराम जी देवासी और आज के सफर पे हम हमारी वार्ता को यहीं आराम देते हैं। बहुत जल्दी एक और सफर पे, एक और यात्रा पे, एक नए हम सफर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। मैं आपका मित्र, आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। विशाल पाराशर। धन्यवाद, थैंक यू। और मंत्री जी भी जनता को, अपडेट इंडिया के परिवार को धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। खूब धन्यवाद आपको, पूरे मीडिया परिवार को, और इसे लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं और एक सेतु का काम करते हैं, क्योंकि जनता को और सरकार को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह से जनता के दुख को ला करके सरकार के बीच में रखे और सरकार की कोई बात है तो जनता के बीच में रखे, तो इससे आने वाले समय में आप और हम सबका भविष्य उज्जवल हो। आपको खूब खूब बधाई, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए क्या वचन है मंत्री जी के। फिर मैं एक बार पुनः कहूंगा कि आज का सफर मेरे लिए सुखद रहा। एक अजीब सा एहसास लिए जा रहा हूँ मन में कि भाव बड़े रखने चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, भले किसी के प्रति, माँ बाप के प्रति भाव होना चाहिए, मगर भगवान माँ बाप के प्रति भाव होना चाहिए। एक सरल शख्सियत को अलविदा कहने जा रहा हूँ आज और यहीं से एक नए सफर के लिए निकल रहा हूँ। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए सफर पे, एक नई शख्सियत के साथ, मेरे हम सफर के साथ। आज के लिए नमस्कार, विशाल पाराशर की तरफ से। धन्यवाद।